अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को पहले बहुत बहुत मुबारक हो रिटर्न में काम पास होना। अच्छा देखिए, इस तरह है कि अ, आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने पहले वाइवा दिया है इस वक्त जो अटेंड कर रहे हैं? आप लोगों में से इस वक्त इन 10 लोगों में कोई ऐसा बंदा है जिसने वाइवा पहले दिया था? सारे न्यू कमर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये डॉक्टर कशफ एहसन, आप लोगों में से कोई एक देखें। एक तो ये कि अगर आप लोग इस वक्त रिलक्टेंट रहेंगे ना, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इस सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? आप लोग वाई वाई में वहाँ जाके एम्बैरेस होने से बेहतर है यहाँ पर एम्बैरेस हो जाए। अगर अव्वल तो कोई एम्बैरेस करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बोलेंगे, गलत आंसर देंगे तो एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तो अगर बिलफर्ज ऐसी बात भी है तो यहाँ पर एम्बैरेस होके अपनी करेक्शन करवा लेना बेहतर नहीं है मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? तो मैं शुरू करता हूँ इस तरीके से कि आप मुझे ये बताएं, वाइवा के बारे में आप लोगों के क्या कन्फ्यूजन्स हैं? आपके ख्याल से अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ाई की है उसमें से क्या वाइवा पास नहीं हो सकता? जी। सर वाइवा के लिए कहते हैं ना कि एक सर वो चाहिए, लाइक हाउ यू आर स्टार्टिंग, कैसे माइनर से स्टार्ट होके मेजर तक जा रहे हैं। ठीक है, एक बात हो गई। और सर्वाइवर मतलब के फॉर्मेट को समझना कि क्या क्या चीजें किस तरह से पूछी जाएंगी। आपकी आवाज कट रही है। ये आपकी ना, आप अपना आपका इंटरनेट इन अनस्टेबल है मेरे ख्याल, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, एनीवेज देखें वाइवा में आदिल वो आप ही कॉल आ सवाल। रही थी, जी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मैंने उसको रिजेक्ट कर दी कॉल। सर वो कॉल आ रही थी। जी 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 मैं अब वाइवे में, अब आप बोले, दोबारा से बोले। सर आई डोंट नो बाकियों का इशू, मेरा जो इशू है ना सर, हम्म, मतलब एक होता है ना सिस्टमेटिकली, कोई लोग होते हैं बड़ा अच्छा ब्रीफ कर जाते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप स्लोली 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 ऊपर। हम्म। पर वाइवा का जो मैंने सुना है कि ऐसे ही होता है, आई डोंट नो, तो मुझे कंफ्यूजन देखिए काफी है वाइवे सर। में मैं ये बता देता हूँ कि पहले तो ये कि अगर कोई एमसीपीएस वाला है ना, तो भी वो इस बात से ना घबराए अगर मैं लॉन्ग केस का जिक्र करूँ, क्योंकि लॉन्ग केस में और वाइवे में कोई फर्क नहीं है। बेसिक नॉलेज तो वही सेम है। ठीक है? और इसमें मैं आप एक्चुअली बात ये है कि अब आपको आने वाले जो लोग हैं उनको कम से कम ये बात बतानी चाहिए कि अगर आप लोगों को क्यों सब परेशानी हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तैयारी को सेग्रीगेट किया था। आप लोग ये समझ रहे थे कि वाइवा कोई और चीज है, रिटर्न कोई और चीज है। तो अगर आप लोगों ने पहले पढ़ाई ऐसे की होती तो आज आप लोगों को परेशानी ना होती। पहली तो बात ये ज़हन में रखें कि वाइवा इज नथिंग। अगर आप वाइवे में और एमसीक्यूज में ये फर्क होता है कि एमसीक्यूज में वही चीज की बहुत माइनर सी बात पूछते हैं, और वाइवे के अंदर उसी चीज की आपको एक ग्रॉस नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है? दूसरी बात ये कि एमसीक्यूज के अंदर काउंटर क्वेश्चन नहीं होता। यहाँ पर आपका बेसिक याद रखें कि वाइवा में इसलिए कई दफा इसलिए नहीं लोग फेल होते कि कोई जवाब नहीं दिया, कई दफा इसलिए फेल होते हैं क्योंकि गलत जवाब दिया। और गलत जवाब भी नहीं मैं बोलूंगा, ये बोलेंगे गलत जवाब यहाँ पे वो इस सेंस में होगा कि आप अपने मुंह से वो कोई लफ्ज ऐसा ना निकालें कि जो आप डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपसे काउंटर आर्गुमेंट होगा। एमसीक्यू में तो आपको कोई चीज आती है नहीं आती है, आपने अगर सिलेक्ट कर ली तो उसके बाद आपसे कोई काउंटर सवाल तो नहीं पूछेगा ना। यहाँ पर आपने कोई भी बात बोली है तो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए 10 बातें बताने के बजाय अगर आप 5 बातें, वो बातें कि जिनको आप डिफेंड कर सकते हैं, आपने सिर्फ वो बोलनी है। अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि आपको वो जरूर बोलना है कि आपको जिसकी आगे डिटेल्स नहीं पता। नहीं तो रूल नंबर 1 वाइवे के अंदर आपने कोई भी ऐसा बात को मुंह से नहीं निकालना, अवॉइड करने की कोशिश करनी है कि जिसकी आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं आती। ठीक है? तो पहला तो ज़हन में रखें वाइवे के लिए ये बात। दूसरी बात ये कि बहुत थोड़ा टाइम होता है। सॉरी सॉरी आपको बॉदर कर रहा हूँ सर। ये तो जी, तब होगा ना जब बंदा सर प्रेशर सस्टेन कर जाए सर। क्या कर जाए? प्रेशर प्रेशर को सस्टेन कर जाए सर, नहीं नहीं, प्रेशर तो मतलब प्रेशर अपने को ऊपर हावी ना सस्टेन, होने। आप मुझे एक बात बताएं, जब प्रेशर जब हमारे सामने हमारे कोई एक पेशेंट होता है जो किसी की माँ किसी की बहन पे, क्या वो प्रेशर नहीं होता?
तो प्रेशर तो सस्टेन होता है करना सर। के बगैर एक एनेस्थेटिस्ट बन ही नहीं सकता ना। तो पहले तो ये ज़हन में रखें कि आप लोग कर सकते हैं। मेरे सर पे सींग नहीं है, यकीन करें, ना आपके सर पे सर सींग है। पेशेंट प्रेशर नहीं, एग्ज़ाम प्रेशर सर, नहीं, 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 वाइवा वो प्रेशर, पेशेंट एग्ज़ाम प्रेशर, प्रेशर। मेरी बात सुनिए, वहाँ पर यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल वो वैसे ही समझें कि जिस तरीके से आप मरीज़ की जान से खेलते वक़्त नहीं प्रेशर महसूस करते, तो आप वाइवा में क्यों प्रेशर महसूस कर रहे हैं? ठीक है? मेरी बात, मैं यही यही आपका ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो इसलिए पहली बात ये है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करें। नॉलेज जितनी भी आती है उसको आपने सिर्फ़ अपने लिमिटेशंस को ज़हन में रख के वाइवा के अंदर जो मैं, क्योंकि मैं तो ये सारा साल ही यही काम कर रहा होता हूँ। अनफॉर्च्यूनेटली मेजॉरिटी लोग, आप लोग अटेंड ही नहीं करते क्लास, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि वो कुछ दुनिया, अलग दुनिया की बात है। लेकिन मेरा मेरा मकसद यही है आप लोगों को बताने का कि हर टॉपिक के अंदर कुछ मेन बातें होती हैं। तो अगले चंद दिनों में जो 8-10 दिन हैं, इसमें आपको माइनर एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों के बजाय अगर आप सिर्फ़ इस तैयारी को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे ना, तो आप बहुत आराम से पास हो जाएँगे। और अगर आप तैयारी को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर आप वहाँ पे परेशान होंगे, ठीक है? तो कुछ कुछ बेसिक बातें ज़हन में रखें कि वाइवे के अंदर 3-4 किस्म की चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। 1 मिनट रुकिए प्लीज़। तो देखें, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैं इस वक़्त कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ये बात समझा दूँ कि आप लोगों को क्या करना है अगले चंद आने वाले दिनों में। तो कोई भी कुछ क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं, ठीक है? सिनेरियोज़ होते हैं। कुछ वो आपसे Aina, Aina, कुछ जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई फैक्ट्स पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। कुछ फैक्ट्स वाले क्वेश्चन्स होते हैं, फिर कुछ इक्विपमेंट या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपसे वो फिज़िक्स है या इक्विपमेंट है, या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आपसे पूछेंगे कि हाउ इट वर्क्स, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग भी इसी लिस्ट में शामिल हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसके अंदर कोई आपको इमीडिएटली एंटिसिपेट करके मैनेज करना है चीज़ों को, ठीक है? उसके अंदर आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी क्रिटिकल इंसिडेंट्स की, और एक फिर उसकी आगे मैनेजमेंट होती है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन या तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिटिकल इंसिडेंट्स पे होगा या मैनेजमेंट ऑफ अ क्रिटिकल इंसिडेंट्स पे होगा, ठीक है? तो ये मोटी-मोटी चीज़ यही होती है। अब आप इसको इस इन बातों को आप ज़रा नोट करें, तो ये इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, कि या तो कोई एक होगा कि भई एक पेशेंट है, उसको एक डिज़ीज़ है, उसकी एक सर्जरी होनी है, ठीक है? तो वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। कोई एक जैसे इसके अंदर ये जो फैक्ट्स वाली चीज़ है, उसमें को वो आपसे पूछ सकते हैं कि टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन क्या होता है? या टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया क्या होता है? या इन्हेलेशनल इंडक्शन क्या होती है? मिसाल के तौर पे, वो ये फैक्ट्स हैं। उसके बाद इक्विपमेंट या फिज़िक्स या मॉनिटरिंग में बेतहाशा आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपकी सारी मॉनिटरिंग इसमें आ जाएगी, फिज़िक्स आ जाएगी, इवन जो क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर जो आपसे स्पेशल किस्म की जो रहती है, जैसे एमआरआई है मिसाल के तौर पे, जैसे ईसीटी है, जैसे ईआरसीपी है, ये एक थोड़ी-सी एक हट के चीज़ होती है नॉर्मल से, ये कोई प्रोसीजर, ईआरसीपी को आप प्रोसीजर नहीं कह सकते, कोई सर्जरी नहीं हो रही होती ईआरसीपी में। एक थोड़ा-सा डिफरेंट किस्म का एक प्रोसीजर हो रहा होता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें एंटिसिपेटेड डिफरेंट होती हैं, ठीक है? तो ये बेसिक थीम है। तो इसको आप अलग-अलग अगर आप डिवाइड करके करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो अगर ये इक्विपमेंट वाला क्वेश्चन है ना, तो कोई भी, मैं पहले इक्विपमेंट वाली की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी इक्विपमेंट वाला क्वेश्चन है ना, तो उसके अंदर वो सबसे पहले पूछेंगे कि ये कैसे काम करता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वो कोई कुछ भी हो सकता है। तो आप जब पढ़ाई करें तो आपके पास इन सवालों के जवाब हों, यानी कि कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, आप एग्ज़ाम्पल ले लें, जो वेपोराइज़र है, तो वेपोराइज़र से बारे में अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे, कि पहला क्वेश्चन ये होगा कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? फिर उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप्स कैस हो सकती हैं। हर थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, या टाइप्स, या उसकी जो क्या उसको कहते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कह लें, या व्हाटएवर आप उसको दिन में आप इसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर लें। फिर उसके बाद उसको उसके अंदर ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, ठीक है? उसकी डिफरेंट आपने जो इंटरप्रिटेशन करनी है, वो कैसे करनी है, ठीक है? तो ये चंद चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जो उसके जो पिट्सफॉल्स होते हैं या उसकी लिमिटेशंस होती हैं। किसी भी ची हर हर के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक
जो है ना वो यही सारी चीजें होती हैं। तो बजाय इसके ये कि आप उसको सफ़े को रीड करना शुरू कर दें और वहां पे आपको कुछ पता नहीं, वो आपसे सवाल क्या पूछेंगे। तो आपसे वेपोराइजर का क्वेश्चन है तो वो ये पूछेंगे वेपोराइजर काम कैसे करता है, वेपोराइजर के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा होता है, उसके अंदर किस तरीके से गैस आती है, किस तरीके से डिवाइड होती है और वो जाती है और वेपोराइजर में से गैस को लेके बाहर निकल जाती है। या उसके अंदर जो डिफरेंट वेपोराइजर है वो टेक्स 6 है, ठीक है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं, कैसे उसका अगर आपने उसका फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा कर दिया है तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, अगर आपने 15 लीटर से ज्यादा कर दिया है तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। इस तरह की छोटी छोटी बातें होंगी कि जो आपको हर हर के अंदर वो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। वेपराइजर के अंदर होगा तो इसके अंदर के अंदर आपको पिट वो पता होना चाहिए कि टिपिंग हैजर्ड क्या होता है और बैक प्रेशर क्या होता है और पंपिंग इफेक्ट क्या होता है और हाइट पे ले जाएंगे तो क्या होगा और डेप्थ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये आपको 4-5 सवालों के जवाब आपको पहले से याद होने चाहिए, क्योंकि इनके अलावा वो आपसे कोई सवाल 5 मिनट में, क्या इसमें टोटल टाइम क्या होगा 5 मिनट, चाहे ये लॉन्ग टेबल वाइवा है एफसीपीएस का चाहे एमसीपीएस का, जो भी अगर वो वेपराइजर के बारे में पूछेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम 5 मिनट है। उस 5 मिनट में से एटलीस्ट 1 मिनट तो वो सवाल पूछने में लगा देंगे, तो आपके पास सिर्फ 4 मिनट्स हैं। तो आप सोचिए 4 मिनट्स में वो आपसे क्या पूछ लेगा। तो बजाय इसके ये कि आप पूरे सफ़े अगले में बैठ के एक-एक सफ़े को पढ़ना शुरू कर दें, इतना ना तो टाइम होगा, ना आपको समझ आएगा। तो वो इस तरीके से आप हर की लिस्ट बनाएँ और वो उसके अंदर आपको खुद आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं। आप इसके अंदर लिस्ट बनाएँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि नो योर एनिमी। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी एनिमी क्या है, तो फिर आप उसको एंटिसिपेट कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये इक्विपमेंट फिजिक्स के रेफरेंस से आप सारों की लिस्ट बनाएं। ह्यूमिडिफिकेशन एक है, स्केवेंजिंग एक है, ऑक्सीजन सेफ्टी एक है, डायथर्मी एक है, कॉट ये जो होती है आपकी मॉनिटरिंग के जितने हैं, एसपीओ2 एन टाइडल CO2, ये 50 बन जाएंगी चीजें ज्यादा से ज्यादा। उनमें से कोई ना कोई एक आपसे जरूर पूछा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 50 चीजों में से अल्ट्रासाउंड है, MRI है, रेडिएशन है। तो इस तरह आप लिस्ट, मैंने लिस्टें बनाई हुई हैं, आप मैं दोबारा भी कई चीजें शेयर कर देता हूँ। हाउ टू स्टडी फोल्डर के अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। वो एक 150 टॉपिक्स के नाम से भी बनाया था, वो भी है, लेकिन उसके अलावा भी मैंने कई दफा मुख्तलिफ औकात में मैंने मुख्तलिफ चीजों को किया हुआ है। तो एक इनमें से एक जरूर आएगा। अच्छा, उसके बाद अगला आ गया क्रिटिकल इंसिडेंट्स। ये जो छोटी चीजें मैं वो पहले बता रहा हूँ और उसके बाद फिर उसमें ये, क्योंकि सच क्या है, chronic pain also asking in long case, yes it may be। अच्छा, क्रिटिकल इंसिडेंट्स में जब सबसे पहले देखें कोई भी एक, अगर हम आइडेंटिफिकेशन की मैंने बात की है, तो कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंस होगा ना तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी ना कि आपको पता कैसे चलेगा। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, जो है वो क्या उसको कहते हैं, एनाफाइलैक्सिस है, ठीक है, एम्बोलिज्म है, इवन हाइपरटेंशन इज अ क्रिटिकल इंसिडेंस, हाइपोटेंशन इज अ क्रिटिकल इंसिडेंस। ठीक है, इस तरह आप लिस्ट बनाते जाएं, आपको होता जाएगा। लेकिन बेसिक उसमें प्रिंसिपल आपको याद यही करना है कि सबसे पहले कि वो अगर होगा तो पता कैसे चलेगा। पहला स्टेप वो डिफरेंट चीजों में डिफरेंट होगा, ठीक है। या आइडेंटिफिकेशन और कह लें कि एसोसिएटेड, जो उसके अंदर एसोसिएशंस, ठीक है, उसके साथ क्या चीज, एक कोई एक मेन सिम्टम होगा और उसके साथ क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको उसकी अगले स्टेप होगी कि आपने कैसे करना है। तो कुछ बातें बिल्कुल कॉमन है, सबके अंदर कॉल फॉर हेल्प का नाम आ जाएगा हर दफा। स्टॉप, या तो स्टॉप सर्जन होगा या स्टॉप इन्फ्यूजन होगा या स्टॉप गैस होगी या कोई ना कोई चीज आपने स्टॉप करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो होगा कि आपकी अप्रोच है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। यू विल मेक श्योर कि पेशेंट एयरवे इज पेटेंट एंड मेंटेन्ड, पेशेंट इज ब्रीदिंग वेल और नॉट, पेशेंट यू विल टेक IV कैनुलास एंड यू विल स्टार्ट फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके ये आपके ये आंसर आपको याद कर लें आप कि वहां पर कोई भी सिनेरियो आएगा उसके अंदर मेजोरिटी केसेस के अंदर आंसर आपका ये ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद स्पेसिफिक उसकी मैनेजमेंट होगी, ठीक है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट होगी जो कि उसके हिसाब से आपने करना होगा। तो अगर आप इसको तोड़ तोड़ के करेंगे तो आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंस वो आपसे पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि दो चंद चीजें रह जाएंगी। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मी है तो आपसे डेंट्रोलिन है, तो डेंट्रोलिन की आपको डोज पता होनी चाहिए, डेंट्रोलिन कैसे बनाते हैं, डेंट्रोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है।
और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो जी इसमें हाइपरथर्मिया हो रहा है, उसमें एरिथमियाज हो रहे हैं और हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, तो आपने टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडा पानी डाल रहे हैं, चाहे वो सारी बॉडी कैविटीज में ठंडा पानी आप डाल रहे हैं, चाहे आप वो एनजी के जरिए जा रहे हैं डाल रहे हैं, चाहे आप फोलिस के जरिए डाल रहे हैं, चाहे आप उसकी कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के लिए और क्या होगी चीज, यही चीज हो सकती है ना। तो इसी तरीके से बाकी जो मैनेजमेंट होगी वो उसके साथ साथ चलती रहेगी। रेप्टोमाइलाइसिस हो गया तो आपने उसको फ्लूइड दे रहे हैं और आप उसकी AKI की प्रिवेंशन कर रहे हैं और फोर्स डायूरेसिस कर रहे हैं, वट, ठीक है। तो ये यही थायराइड क्राइसिस में भी यही तकरीबन बातें। तो इसी तरीके से एम्बोलिज्म है, तो वो एम्बोलिज्म के अंदर आपको अलग अलग छोटा एक एक दो दो, क्योंकि हम इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कोई भी होगी तो उसमें क्या करना है। हाइपरटेंशन हो रही है जी, आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हाँ इसमें एक और चीज यहाँ पे जो है ना मैं मिस कर गया हूँ, वो है कॉज। ये कोई पॉसिबल कॉज आप देखें कि कोई चीज है, तो वो पॉसिबल कॉज के अंदर आपकी आ जाएगी कि आपकी सबसे पहले आप अपना एनेस्थीसिया की कॉज देखेंगे, ठीक है। एनेस्थीसिया की कॉज देखेंगे, सर्जरी की कॉज देखेंगे और फिर ऑफ कोर्स पेशेंट से रिलेटेड होगी। लेकिन एनेस्थीसिया के अंदर आपका एनाल्जेसिया ठीक है आपका, या एनेस्थीसिया ज्यादा होगा या एनेस्थीसिया कम होगा। आपने बहुत ज्यादा गैस दे दिया, हाइपोटेंशन हो गई है, अब आप ऑब्वियस नजर आ जाएगा आपको कि आप इस वजह से उसको हाइपोटेंशन हुई, ठीक है। आपने कोई गलत दवाई दे दी है, ज्यादा डोज में दे दी है, गलत कॉन्सेंट्रेशन में दे दी है, ज्यादा इफेक्ट आ गया, तो आपका आपसे रिलेटेड है, ठीक है। आप देखेंगे कि सर्किट, ये ABC के अंदर भी बातें आ जाएंगी वो, लेकिन बेसिकली ये जहन में रखें कि ये आपको जहन आपको एंटिसिपेशन के अंदर आपको सोचना है कि कुछ चीजें आपने एनेस्थीसिया से रिलेटेड देखनी है, कुछ चीजें आपने सर्जरी से, फॉर एग्जांपल ब्रेडिकार्डिया हो गया, तो आप अपना जो चीजें हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। अगर ऐसा कोई ऑब्वियस कॉज है, कहीं से भी वेगल स्टिमुलेशन हो रही है, चाहे वो एनल प्रोसीजर है, चाहे वो विजाइनल प्रोसीजर है, चाहे वो एब्डोमिनल प्रोसीजर है, चाहे वो आई का प्रोसीजर है, चाहे वो ENT का प्रोसीजर है, वो कहीं ना कहीं अगर है तो आप फौरन सर्जन को इन्फॉर्म करके कहेंगे कि भाई ब्रेडिकार्डिया इसको हो रहा है, तो आप वो 1 मिनट के लिए स्टॉप करें, वो स्टॉप के अंदर वो चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने अपने पहले से दिमाग में, अगर अब आप इस टाइम पे सफ़े पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपसे नहीं होगा। आप सिर्फ लिस्ट बनाएं और देखते जाएं कि इसके अंदर स्पेशल चीज क्या है। एनाफाइलैक्सिस है, एनेस्थीसिया के दरमियान में हो रहा है तो क्या करना है, GA में होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी कुछ भी नहीं आपको मिले, आपको सिर्फ एयरवे प्रेशर ज्यादा आ रहे हो और एग्जामिनर आपसे सिर्फ यही बात सुनना चाह रहा हो कि एनाफाइलैक्सिस जो है वो अंडर एनेस्थीसिया, मे बी हर चीज मास्क हो जाए और आपको एंड पे सिर्फ हाइपोटेंशन, और क्योंकि एक पेशेंट कवर हुआ हुआ है तो आपको रैश तो नहीं नजर आएगा, आपको जो है वो हाइपोटेंशन ही पता चलेगी, हीमोडायनामिक कोलैप्स पता चलेगा, या एयरवे रेजिस्टेंस, एयरवे प्रेशर्स आपके बढ़ जाएंगे। ये एक आपके पास साइन होगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ऑफ कोर्स ये एक एंटिसिपेशन में भी है कि आप ये भी आप साथ बोल सकते हैं कि जब भी मैं कोई ऐसी मेडिकेशन या कोई भी चीज दे रहा हूँ, ट्रिगर एजेंट, तो आई हैव टू एंटिसिपेट कि इसके एनाफिलैक्टिक कोई रिएक्शन हो सकते हैं। तो ये भी आप एक जुमले में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस अभी तक की बात में कोई क्वेश्चन प्लीज, कोई बंदा कोई सवाल पूछना चाहता हो। जमील, अगर अभी तक के ये जो मैंने, जमील है चला गया, आर यू हेयर जमील? यस। जमील, आप इसमें थोड़ी सी ये कर दो कि अभी जो मैंने ये 2 पॉइंट्स इनको बताए हैं, इनसे रिलेटेड आपसे जो सवाल पूछे थे वो आप बोल दो एक दफा अभी, अगर आपसे, इफ यू आर अराउंड, इफ यू आर एबल टू स्पीक आउट। एनीवन प्लीज, आदिल, any confusions or any point you want to highlight? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा देखिए सर, हमने जितनी प्रिपरेशन करनी थी मेरे हिसाब से तो हमने वो एग्जाम से पहले कर ली थी। और मेन चीज़ तो यही है कि हम जैसे मैंने आपके कुछ लेक्चर सुने हैं, बल्कि थोड़े ज़्यादा ही सुने, तो उनके अंदर ना मैंने हमेशा देखा है कि आपने बताया कि एक पैटर्न के थ्रू प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, कि टू कन्वे मैसेज ड्यूरिंग द एग्जाम। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपने डिस्कस किए हैं और इस तरह आपने बता रहे हैं कि ये चीज़ें आ सकती हैं ना, और ये किस तरह से ओरिएंटेट करना है, कि क्या रिवाइज करना है। तो मुझे से पूछना था कि इसके लिए क्या करें, किस तरह प्रैक्टिस करें, कौन से वो एक तो 150 टॉपिक्स की लिस्ट है, क्या वो करें या फिर कोई और भी लिस्ट है जिसको करना चाहिए, जस्ट फॉर नहीं प्रैक्टिस टू स्पीक तो आउट? मेरी बात सुनो। आदिल, मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। ये 150 टॉपिक्स ये कोई पर्ल ऑफ विजडम थोड़ी है भाई। ये एक अदद इंसान ने लिखा है, वो आप लोगों को हो सकता है उससे ज्यादा बेहतर तौर पे आता हो।
मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि आप अपनी खुद क्रिटिकल थिंकिंग करके देखें कि आप जितना आप लोग सब एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो आपके आसपास कितनी, अब आप इसको डिवाइड कर लें, आईसीयू का इक्विपमेंट हो गया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर इक्विपमेंट हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ स्पेशल चीजें, उसकी एक आप खुद से लिस्ट बनाएं। मतलब लाइक ये कि इसमें ह्यूमन एरर मेरे से हो सकता है, आप मैंने उसमें अगर कोई चीज आपको नहीं नजर आई वो आप बता दें, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको किसी एक खास लिस्ट या मैं आपको उसमें नहीं कैद करना चाहता, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें एक या दो क्वेश्चंस इस तरह के जरूर, क्रिटिकल इंसिडेंट्स, चाहे वो टोक्स हो, चाहे वो टेबल वाइवा हो, चाहे वो इवन लॉन्ग केस हो, वो उसके अंदर आना ही आना है। तो आप कितनी क्रिटिकल इंसिडेंट्स होंगे, आप ऑपरेशन थिएटर में सोचें क्या कुछ हो सकता है। रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज अ क्रिटिकल इंसिडेंस, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, एयर एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है। इस तरह आपके ब्रोंकोस्पैज्म है, लेरिंगोस्पैज्म है, ये इस तरह आप लिस्ट हर सिस्टम में सोचते जाएं। कार्डियोवैस्कुलर क्रिटिकल इंसिडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल रेज आईसीपी एज अ क्रिटिकल इंसिडेंट्स, ठीक है ना। रेज एयरवे प्रेशर फॉर एनी रीजन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, इज अ क्रिटिकल इंसिडेंस। तो इस तरीके से क्रिटिकल इंसिडेंट्स पे टारगेट करें और हर के अंदर आपको मिलेगा, हर के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसकी आई होप यू अंडरस्टैंड आदिल। सर इसमें बंदा वाइवा में लैंग्वेज बाउंड है या उर्दू के वर्ड बीच में बोल अरे सकता है? यार तुम पंजाबी में अगर- बोलो, कोई फेल नहीं करेगा तुम्हें, अच्छा ठीक ठीक है है। सर। वाईवे में वहां पर आपका कोई दुश्मन नहीं बैठा, लोग बहुत सारे, मैं 2 दफा फेल हुआ हूँ, मैं तीसरी दफा पास हुआ हूँ। और अल्लाह की शान की, जिस एग्जामिनर ने मुझे फेल किया था और मेरे दोस्त को जाके कहा था कि देखो जीशान तो बगैर तैयारी के आ गया था, अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह ने तीसरी दफा मुझे उसी एग्जामिनर से पास करवाया था और वो यूं करके मुझे देख रहे थे। वजह क्या थी? मेरी किस्मत थी कि वो उस टाइम पे जो टॉपिक्स पहले पूछे थे वो मेरे जाने वाला, मेरे फरिश्तों को भी नहीं आते थे। और जब दोबारा हुआ तो प्रैक्टिस भी हो गई थी, जलीलो ख्वार भी हो चुका था, 1.5 साल का ड्यूरेशन भी गुजर चुका था। तो वहां पर आपका कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप अगर उनको अपनी बात डिलीवर कर रहे हैं, फिर तो यार सारे, मैं ऑन अ क्योंकि आई एम ऑल्सो सूडो स्कूटर, क्योंकि मैंने एफएससी मुजफ्फरगढ़ से की थी, तो फिर तो सारे स्कूटर्स बेचारे फेल हो जाए जिनको एक्सेंट नहीं आता, और सारी ब्रिटिश इंग्लिश बोलने वाले खवातीन और हजरात जो हैं वो तो फिर फेल हो ही ना। वो क्यों फेल हो जाते हैं? तो ये अपने दिमाग से ना ये फजूलियात निकाल के फेंक दो कि कोई आपकी शक्ल देख के, आपकी अकल देख के, हाँ आपकी एक ये प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ये ना हो कि कोई बंदा बगैर शेव किया हुआ चला जाए और अपने आप को आप, यू शुड, दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव डे ऑफ योर लाइफ। समझ आई? ये आप समझ लो कि ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तो आपको उस दिन कैसे बिहेव करना चाहिए, दैट्स इट। वहां मैं ये समझता हूँ कि वो कोई एग्जामिनर फेल करे ना करे, अगर वो आप शक्ल से एक डॉक्टर लग ही नहीं रहे, या आप एग्जामिनर को आप एक प्रेजेंटेबल ही नहीं लग रहे, तो वो एक मैड इंप्रेशन हो सकता है। लेकिन कोई जानबूझ के आपको इस बात पे फेल नहीं करेगा कि आप उर्दू में बीच में बोल रहे हो। कोशिश करो जहां तक हो सके आप इंग्लिश बोलो, लेकिन कोई इस बात पे फेल नहीं करेगा, सर मैं ये करूंगा, सर मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये देखूंगा, मेरी ये अप्रोच ये होगी। वो आप उस वक्त आपको एवेलुएट कर रहे होंगे कि क्या ये बंदा सेफ है, क्या ये बंदा दूसरे स्पेशलिटीज के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्या ये सर्जन का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, क्या ये क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर एंटिसिपेट करके, आइडेंटिफाई करके एंटिसिपेट कर सकता है। ये दैट्स व्हाट इज वाइवा, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। ये जो लोग अभी बुक्स शेयर कर रहे हैं बहुत सारी, और स्टेशन भी हैं टोक्स के, और इस तरह से इनको प्रैक्टिस करें। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपने बताया चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, उनमें से पिक करें चीज़ों को, टॉपिक्स को अलाइन करें, वो जी बेटा, प्रायोरिटी बेसिस कैसे यही होगी? यही मेरी एक बात सुनो, देखो अभी मैं टोक्स पे आया नहीं हूँ, मैं टोक्स के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन आप ज़हन में रखें ये कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो चीज़ें हैं जो पिछले अरसे में मैंने रिपीट की हुई हैं बेतहाशा दफ़ा। ये सारे आपको, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब के चैनल पे मौजूद हैं। आप थोड़ा सा एक सुनोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि वाइवा क्या है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन पूछा है टॉपिक्स का ना, तो देखो ऑस्की क्या है, चले अब ऑस्की अब ये दो बातें हो गई हैं, ऑस्की के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑस्की क्या होती है? ऑस्की के अंदर वो ये देख रहे होते हैं कि ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू में या प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया क्लिनिक, क्योंकि पाकिस्तान में एनेस्थीसिया क्लिनिक्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इन 3 जगहों पे एक एनेस्थेटिस्ट किस तरीके से एंटिसिपेट करेगा। तो इसलिए टोक्स जो है, टोक्स में आपकी
हर वो चीज के जो आपको ऑपरेशन थिएटर में या आईसीयू के अंदर या प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक में, जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपकी प्री एनेस्थीसिया की बात अगर कर लें तो उसके अंदर कोई भी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस हैं या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो वो जो जो उसके अंदर स्टेशन होंगे वो आपको हिस्ट्री टेकिंग या एग्जामिनेशन के ऊपर आ सकता है, या इन्वेस्टिगेशंस को इंटरप्रेट कैसे करना है इनके ऊपर आ सकता है। ठीक है, यानी कि आप पेशेंट से आपने कम्युनिकेट, और इसी का हिस्सा होगा कि भाई पेशेंट को आपने स्पाइनल लगाया था, अब उसको पीडीपीएच हो गया है, ठीक है, तो अब आप उसको कैसे काउंसल करेंगे, ये इनके ऊपर होगा। ठीक है, सर इन टॉपिक्स की लिस्ट आपने कहीं वो रखी है या हम फिर वहां से देख लेते हैं ना? खुद से कुछ नहीं करना, अभी आप यानी कि बता रहे थे आप लोगों ने नहीं, कसम खाई हुई है कि आपने अपनी इंटेलिजेंस का दिमाग का दरवाजा बंद रखना है। बेटा मैं भेज दूंगा वो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज को सर पे ना सवार करो, आप अपने सर पे ना सवार करो। इट्स नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइम पे इट्स मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सर करो वो ना। टेम्पलेट के लिए मैं कह रही थी, टेम्पलेट एक होता है ना बिल्कुल माइंड में, बिल्कुल फिर उस पे बिल्कुल बंदा फिर टेम्पलेट, आगे पीछे सर्च आप कर सही लेता कह है रही हो। चीजें। वो जो मैंने अभी आपको लिस्ट भेजी है ना, वो जो मैंने अभी भेजा था, वो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। इसमें ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी आज से काफी अर्सा पहले। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो नई आ गई हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारी बातें ना जो सेशंस डिस्कस किए थे उसमें मैंने डिस्कस की हुई हैं। बहुत सारी चीजें मौजूद हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल लिस्ट है, नॉट अब जैसे देखें इस लिस्ट में मैंने ये जो काउंसलिंग के स्टेशंस के बारे में लिखा है ना, इसके अंदर एक नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मुझे टाइम नहीं मिला दोबारा से। वो है जो पूछा गया है, वो है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी खुद इसके अंदर ये आपको एक मिल गई है बेस, लेकिन आप, मेरा मकसद ये है कि आप सिर्फ इस बात पे इस चीज तक वो ना एग्जैक्टली करें। सर, सिर्फ मेरा भी पॉइंट यही था कि हमें कोई हाँ एक टेम्पलेट मिल जाए, फिर हम उस पर ऐड ऑन करते जाएंगे चीजें जी देख जी, के ना। आप इसको मैंने कुछ चीजों को किया हुआ है, ये आपके थैंक यू। सामने है। ये इसी लिस्ट की मैं बात कर रहा था जो अभी। ठीक है, और इसके अंदर ये कुछ बुक्स हैं, कुछ पुरानी, ये एक्सरे की भी हैं। ये एक्सरे क्या नाम है इसका, ईसीजी है, एक्सरे है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये आई विश कि आप लोग पहले भी देखते। मेरा साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप आने वाले जो लोग हैं, खुदा के लिए उन तक ये पैगाम पहुंचाएं। ये चीजें अगर आप लोग पहले थोड़ी थोड़ी देखते रहें तो इस टाइम पे आपको कोई परेशानी ना हो। यकीन करें, इस टाइम पे आप लोग जो परेशान हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपको आसपास बड़े बड़े मजे मजे की बातें सुनने को मिल रही होंगी। लॉन्ग केस वालों के लिए जुमला आएगा, सीनियर्स बहुत यूं करके ना, वो मुंह टेढ़ा करके वो कह रहा होगा कि आप इनाम दानिश पढ़ लें। आप लोगों में से कितने लोगों को अभी तक इनाम दानिश पढ़ने का मशवरा मिल चुका है? सर मुझे तो मिला है। हाँ, और किस किस को मिला है? या चले ये कह लें किसको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला सर। सर मैंने तो डर के मारे अभी तक किसी से ऐसा पूछा ही नहीं बुक्स कौन सी करें, मैं वेट कर रही थी हाँ, आपकी ना। और देखो मतलब मैं उन आपको थोड़ी बताऊं बहुत कि मिल जो जाए इनाम गाइडेंस। इनाम दानिश के में मेडिसिन के बारे में बात लोग करते हैं कि जी मेडिसिन की चीजें, तो बात असल में ये है कि अगर इस टाइम पे अगर आपको इनाम दानिश पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है या आप पढ़ना चाहोगे ना, तो आप, खुदा की कसम, ये मैं आई हैव नो वो वर्ड्स। तो इम्पॉसिबल है ना सर, इस वक्त तो हमने इम्पॉसिबल है। चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, जैसे आपने बताया ना कि पिकी पॉइंट्स कैच करके उनको स्ट्रीमलाइन करें और अपना मतलब जी हाजिर दिमागी और कॉन्फिडेंस को जो है हाँ जी, देखें बहाल मैं करें। आपको बताऊं, ये लॉन्ग केस के रेफरेंस से मैं बात करूंगा, मैं उसमें इनाम दानिश को स्पेशल कर लूंगा, ये आप देख लें इसमें से। ठीक है, इसमें से पुराने जो कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं, आई थिंक, जो पुराने सर ये एक फाइल थी। सर एक जी जी फाइल थी आपकी जिसके अंदर था कि जो है अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। उसके अंदर ये हम्म। था कि जैसे कि एआरडीएस के क्वेश्चंस यानी न्यूरो सर्जरी के क्वेश्चंस, तो उस तरह क्या उनको प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? 150 टॉपिक्स यहाँ पे ये जो आपने जो भी शेयर की दिखाई है लिस्ट से जी एज ए बिल्कुल फॉर्मेट के। बिल्कुल, ये सारे मौजूद हैं। देखो पहले जब मैं जूम पे नहीं पढ़ाता था तो मैं सारी चीज, मेरी सारी कंसंट्रेशन इधर होती थी। अब चक्कर ये है कि वो रोजाना मेरा 1 घंटा आप लोगों के साथ लग जाता है, वो अलग बात है, आप लोग नहीं आते, लेकिन वो लग जाता है, मेरा टाइम तो लग जाता है, तो अब मेरे पास टाइम नहीं मिलता कि मैं मजीद टॉपिक्स कर सकूं। ठीक है, लेकिन इसी बेस पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई टॉपिक्स मौजूद होंगे। ठीक है,
तो ये पहले अपने आप को दिमाग से ही निकाल ले, वाइवे में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी जमील ने मैसेज किया ना कि जो है वो क्रॉनिक पेन भी उन्होंने पूछ ली थी, ठीक है। ये असल में मेरा दोस्त है और मेरा स्टडी पार्टनर है। अभी रिसेंटली इसने FCPS पास किया, मेरे ख्याल से ये शायद बिजी है, इस वजह से ये बोल नहीं रहा। लेकिन नो नीड टू रीड इनाम दानिश, जस्ट रिवाइज, नोबडी विल फेल यू ऑन माइनर थिंग्स, दैट्स व्हाट आई से, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव है आप जो है वो बिस ये तो मैडम को बताया ना कि देखो आप कोई चीज आइडेंटिफाई, आप लोग कोई चीज छोड़ नहीं सकते। मैं अगर आपको ये कहूँ ना कि आपको, हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो उसमें से कितना ही पूछ लेंगे, वो बिस है तो वो बिस में से आपसे क्या सवाल पूछ लेंगे, आपको वो पता होनी चाहिए। वो आपको आइडिया होना चाहिए कि यार 4 मिनट है, 4 मिनट में उसने मुझसे कौन सी राम कहानी पूछ लेनी। तो आप टू द पॉइंट बातों को, मोटी मोटी बातों को, स्कैवेंजिंग है तो क्या पूछेंगे, स्कैवेंजिंग भाई क्या होती है। स्कैवेंजिंग का काम होता है कि ऑपरेशन थिएटर पोल्यूट ना हो। तो जाहिर बात है वो गैस निकलनी है तो कोई पाइप से ही निकलेगी, पाइप से खींचेगा ना। ये सिंपल है वर्ड में कि एक बंदे को आप बिठा दें कि वो सक कर करके ना चीजों को फेंकता जाए, वही वाली मिसाल है। तो वो जाहिर बात है कि जहां से एक स्कैवेंजिंग होगी जो आपकी मैनुअल के जो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन है तो वो आपकी एपीएल वाल्व के बाहर लगा हुआ होगा, और एक सर्किट है ब्रीदिंग, सॉरी जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर के पीछे लगा होगा, ठीक है। तो एक या तो एक्टिव स्कैवेंजिंग होगी या स्पेसिफिक स्कैवेंजिंग होगी। ये उसके अंदर पाइप का चक्कर होगा, ओवरलैपिंग हो सकती है पाइप की, तो क्योंकि वो ब्रीदिंग सर्किट है तो किसी ने गलत पाइप लगा दिया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है। मुझे नाम एग्जैक्टली भूल गया, आप देख लेना। इसका स्कैवेंजिंग के पाइप का डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। मैं आपको देखो, मैं आपको ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो कोई भी सवाल ये पूछेंगे वो इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा वो पूछ ही नहीं सकते। तो वाई आर यू नॉट, वाई आप अपने आप को क्यों हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट। आपको ये मैं लिस्ट भेज दूंगा, मैंने पहले भी बहुत दफा भेजी है, और मैं आई होप कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़ी होगी। मैंने एक दिन बनाई थी लिस्ट दोबारा से ये इस तरह के टॉपिक्स की, तो वो पता नहीं इस किस फाइल में है यहाँ पे। एनीवेज ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। पेसमेकर है, ये पेसमेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह बेतहाशा चीजें हैं जो आपको पहले ध्यान में रखें। क्लासिफाई और डाई, अपने आप को एक एक यूनिट, एक एक सिस्टम के उसकी डोमेन में रखें और उससे रिलेटेड सारी चीजों को कवर करें, ठीक है। सर क्या ये वाइज होगा कि हम एक बार जूलियन बार्कर को पूरा जो है एक बार रीड करके अंडरस्टैंड करें और उससे कोई प्रैक्टिस करें? क्या वो हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आते हैं उनको कवर कर सकती है, या फिर उससे यार बियॉन्ड ये अभी अगले में देखने की नहीं, जरूरत है? देखो मेरी बात सुनो, ये बात क्या नाम है उसका, बेतहाशा टॉपिक्स है जो कि वो नहीं होंगे उसमें कवर, लेकिन बहुत सारी चीजें होगी। ये आप लोगों को इस तरह पे देखें, जो ये वाइवा का ग्रुप है, अगर आप लोग हिम्मत करें। कब है वाइवा, है कब? सर मैंने सुना है कोई 20 दिन बाद है। 20 दिन के बाद है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत सारी फाइल्स इस तरह की आपको पड़ी हुई, ठीक है। अगर सर ये आप इस पता तरह की कैसे फाइल चलता है कि वाइवा कब है सर? मतलब उन्होंने तो शरीफ, एक नहीं वो अभी डेट लेटर आ भेजा है जाएगी। सर। वो लेटर अच्छा भेजा है ना, वो वो उसकी किसी ने वाइवे की किसी ने मुझे बताया था कि 20 अक्टूबर या समथिंग, 22 अक्टूबर, मुझे मुझे एग्जैक्टली भूल गया, किसी सर ने मुझे टेंटेटिव मैसेज। शेड्यूल जो आया हुआ है किसी ने शेयर किया हुआ है 20, 21, 22 अक्टूबर। हाँ तो बस ठीक है, वही होगा, वही होगा, ठीक है। ये मैं आपको ठीक। एग्जांपल दे रहा हूँ आदिल, ये फाइल्स पड़ी हुई है वाइवा सिनेरियोस के अंदर। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए ये कर सकते हैं कि ये क्या है जी, 70 साल है, 70 साल की है एक्सटेंडेड हेमिकोलेक्टमी फॉर कंफर्म एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन। तो आप अपने दिमाग को ट्यून करते जाएं, आपको इस वक्त आपको एल्डरली के कंसर्न आपके दिमाग में रिवाइज होने चाहिए। हेमिकोलेक्टमी में सर्जिकल अप्रोच क्या होगी, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये आपके दिमाग में रिवीजन होनी चाहिए। एडिनो को सीए है, कोई भी, मैंने डिस्कस किया था, एक पेशेंट है उसको कार्सिनोमा है तो उसके अंदर क्या क्या आपको एनेस्थेटिस्ट को बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेवर हैड एमआई 5 years ago, तो ये ओल्ड एमआई, तो ये क्लिनिकल रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है। और 60% स्टीनोसिस है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का, मॉडरेट माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये उसकी मेडिकेशंस हैं, ठीक है। तो आपको मेडिकेशन, तमाम मेडिकेशन का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके मोटे मोटे साइड इफेक्ट्स और एनेस्थीसिया से उसकी क्या है रेलिवेंस, ठीक है। बीटा ब्लॉकर है ना तो हार्ट रेट कम होगा, ठीक है। जो डायोरेटिक्स हैं तो आपको डायोरेटिक्स का पता होना चाहिए कि हाइपोकैल्सीमिया होगा, और ये इसके अंदर थायराइड के अंदर तो हाइपरकैल्सीमिया होता है, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं,
ठीक है, एस्पिरिन है तो ब्लीडिंग हो सकती है, ये मतलब लाइक कि वो अलग बात है कि उसकी गाइडलाइंस क्या कहती हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली एस्पिरिन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि प्लेटलेट डिस्फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास ये सारी चीजें मौजूद है। समराइज द केस, तो आपके अंदर ये पता होगा कि एल्डरली पेशेंट है फॉर इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी, या पता होगा ये हेमिकोलेक्टमी जो है ये इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी होती है। जो ये पेशेंट है जो कैंसर का पेशेंट है, एम्बुलिज्म का रिस्क पे होता है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, उसके बाद जो बोन मैरो सप्रेशन है, उसके बाद मेटास्टेसिस है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में अंदर उसी वक्त आ जानी चाहिए, क्योंकि वो आपको ये नहीं कहेंगे कि कैंसर के कंसर्न बताओ। और ये चीज अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब ये पेशेंट है एमआई का, इसको पहले एमआई हुई है और 60% स्टीनोसिस है। तो ये अब आपने ये है कि आप डिस्कस करेंगे उसकी, क्योंकि कैंसर की सर्जरी आमतौर पर डिले नहीं करवाई जा सकती। तो अगर उसका कार्डिक फंक्शन ठीक है बावजूद इसके, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि भाई हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी, रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स को देखा जाएगा कि क्या पहले इसको स्टंटिंग की जरूरत है, पहले उसकी स्टंटिंग करेंगे या पहले उसकी सर्जरी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है, लेकिन अपेरेंटली अगर इसमें क्लिनिकल ठीक है तो आप इसको डिले नहीं करेंगे क्योंकि कैंसर सर्जरी। ठीक है जी, अगर कोई और मजीद क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछे। निर्मा, आपने अभी सवाल पूछा था, डॉक्टर निर्मा, आपको बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स अब तो बहुत अरसे से मैंने की ही नहीं है, क्योंकि आप ये भी नहीं देखते तो मुझे मजीद सर खपाने की क्या जरूरत है। ये तो उस सूरत में हो कि आप लोग उनका कोई इनपुट हो तो मैं ये इन चीजों को मैं देख सकता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, कुछ सीनियर्स जी। हैं जो कि मुझे जो है ना बार बार बता रहे हैं कि जो है ना आपको ये चीज करनी है वो चीज करनी है, लेकिन वो मुझे वो लोग जो ना बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल में बताना है। मतलब वो मुझे जैसे कि स्कोरिंग सिस्टम्स और रैंसन स्कोर और ये मतलब मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे तो डॉक्टर जीशान का याद है कि उन्होंने कहा था कि भाई आपको कम से कम ना सिर्फ इसके वो याद होने चाहिए कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मतलब बिलिरुबिन चेक करना है, क्या कर, वो कह रहे नहीं भाई आपको उसके ना मोर्टेलिटी परसेंटेज भी पता होनी चाहिए, आपको उसको स्कोर देखो कैलकुलेट कैसे मैं करना आपको है। बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो उनकी बात ठीक भी है और नहीं भी ठीक। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आप याद कर लो। ठीक है, क्योंकि मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप रेंसन स्कोर की बात कर रहे हो तो रेंसन स्कोर पैंक्रियाटाइटिस का है, स्पेसिफिक सी चीज है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो चाइल्ड पॉक्स स्कोर, तो मैं आपको कहूंगा कि आप याद कर लो। उसकी वजह ये है कि लिवर का तो कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट लिवर की आ जाएगी ना, और लिवर के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लिवर है, थायराइड है, हार्ट है, उसमें तो कोई भी चीज आपने नहीं छोड़नी। समझ आ गई बात? उसके अंदर भी आपका ये नहीं होगा कि जी सर। आपको वो मॉर्टेलिटी के ऊपर फेल कर देगा। ठीक है, मॉर्टेलिटी पे आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मॉर्टेलिटी के ऊपर आपको फेल कर देगा। लेकिन बेसिकली उसके अंदर ये है कि जितना आपको कौन सा, आपको अगर आपको ये भूल जाते हैं परसेंटेज, तो आप ये भूल देंगे कि जैसा जैसा स्कोर बढ़ेगा, चाइल्ड पॉक्स स्कोर बढ़ेगा, वैसे वैसे मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट्स अ वाइज आंसर। ठीक है, तो इस बात पे कोई आपको फेल नहीं कर सकता कि अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो वो भी कोई बात। उसकी वजह ये है कि इस बात पे वो आपको फेल नहीं करेंगे। अगर आपने उनको ये बता दिया है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि अगर वो चाइल्ड पॉक्स सी में है तो मैं उसके जो करेक्टेबल चीजें हैं, मैं उसको एल्बुमिन दूंगा, मैं उसको एफएफपीज दूंगा, मैं उसके गैस्ट्रिक जो है सिलेक्टिव गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन, गैस्ट्रिक कह रहा हूँ, इंटेस्टाइनल डिकंटामिनेशन करूंगा मैं, ताकि उसको लैक्टोलोज दूंगा, ताकि उसकी वो सारे फैक्टर्स को मैं पुट करूं। अगर एसाइटिस है तो एसाइटिस को ड्रेन कर लेंगे। तो ये इससे क्या होगा, सी से बी में शिफ्ट हो जाएगा, अगर बी में है तो बी से ए में शिफ्ट हो जाएगा, और मेरा वो ड्यूरेशन गुजर जाएगा। सही। ये सर मेरा आंसर एक ज्यादा और सवाल था, इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने उनसे ना कहा कि मुझे ना एच एफ ओवी और एच एफ जेवी जो हैं ये मुझे ना अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप मुझे बताएं। मैंने उनसे हेल्प के लिए उनसे पूछा कि भाई आप हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो सर वो तो मुझे बताए थे कि आपको उसके प्रिंसिपल आने चाहिए, जैसे कि पेंडल लिफ्ट होता है, मास बल्क फ्लो होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या ये इतनी ज्यादा डिटेल में करने वाली है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी में याद करूं कि किसके अंदर कितनी यार ये फ्रीक्वेंसी होती है। आदिल, ये वो इट इज वन ऑफ द टॉपिक्स विच आई नेवर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा कि देखो बेस बनाओ आप। एक चीज आपको, हर टॉपिक हर इंसान को एक जैसा नहीं आता।
ठीक है। सही। सर मेरा तो सवाल अगर ये आप नहीं है, मेरा सवाल इससे अलग है। मेरा सवाल ये है कि क्या एग्जाम के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल्स के पेंडुलम प्रिंसिपल और मास फ्लो बल्क फ्लो क्या होता है और ये सारी चीजें करने की जरूरत है? यहाँ पे बहुत ही यार बेसिक रहने की जरूरत देखो, है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये आर्टिकल जिस तरीके से खूबसूरती से लिखा हुआ है ना, अगर आपको इसमें से चंद बातें याद रह जाती हैं तो आप पास हो जाओ। मुझे ये मैंने बहुत अरसे पहले पढ़ा था और ये टॉपिक वो है, मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं है। उसकी वजह है कि मुझे खुद नहीं आता सही तरह से, तो मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊं, और इस टाइम पे मेरे पास इतना मौका नहीं होता कि मैं खुद से पढूं। लेकिन मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ कि इसकी थ्योरी क्या है। कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप ये यूज कर रहे हैं ना, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन होती है, चाहे वो ऑसिलेटरी है चाहे वो जेट वेंटिलेशन है, वो आप किन सूरत हाल में करना चाहते हैं। ठीक है। और उसमें आपको एक इंस्पिरेशन चाहिए, एक आपको एक्सपिरेशन चाहिए, और उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। उसके अंदर एयरवे तो पेटेंट होना चाहिए ना। अगर एयरवे पेटेंट नहीं होगा तो फिर तो आप ये नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो उसके जी बाद सर। अगर आप उसको एक दफा, अगर आपको ये लगता है कि ये चीज आपसे हजम होती है, तो आप नजर मार लो। बल्क फ्लो क्या है जी? प्रीडोमिनेंट, ये मैंने खोल दिया आर्टिकल, प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट सीन इन, ये सीवी क्या चीज है भाई? ये तो मैंने बहुत अरसे से पढ़ा ही नहीं है। ये सीवी क्या सीवी क्या चीज है? सीवी किसको लिखा हुआ है इन्होंने? कन्वेंशनल वेंटिलेशन। ओके। This is the predominant mechanism of gas transport seen in conventional ventilation, and it plays a part in high सर frequency यही आर्टिकल oscillatory। है मेरे पास। जी सर ठीक यही है, आर्टिकल प्रोवाइडिंग। है, इसी से ही पढ़ा है मैंने। आपको देखो जितना हजम होता है, याद रखो, इस पे परेशान, इस पे ये कोई आपकी बहुत खूबसूरत चीज नहीं है कि वो आपसे गुम हो गई तो आप रोना, उसको दिल सर का मैं तो रोग रट्टे लगा। मार मार थक गया हूँ। सर नहीं मैं नहीं तो नहीं, ना रट्टे लगो। मार मार देखो थक गया। देखो, वहां पर अगर आप वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो मैं तो छोड़ देता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये मैंने जब एफसीपीएस किया था ना, ये उस वक्त कभी जिंदगी में मुझे मनहूस समझ नहीं आया। और अब क्योंकि चक्कर ये है कि अब मैं सऊदी अरब में एनेस्थीसिया हम कर रहे हैं, आईसीयू में नहीं कर रहा, मैंने 8 साल से आईसीयू नहीं किया, तो इसलिए ये कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए ये चीज अनअटेंडेड रह गई। तो इसलिए जितनी समझ आती है उतनी कर लो। ये आर्टिकल लिखा इस अंदाज में है कि आपको इसमें से बेसिक पता चल जाएगी चीज, कि आप 4 मिनट का गुजारा कर लो बस। ठीक है। लेकिन ये ना हो कि आपको इसकी बिल्कुल कोई आइडिया ना हो, तो इसलिए सर जैसे मैं। मुझे एक और सवाल था, जैसे कि ये पेज एक टॉपिक था जो थे कि था ट्रांसपोर्ट ऑफ अ क्रिटिकली इल पेशेंट। अब इसके अंदर ना जहाज से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये होगा, एम्बुलेंस से ये होगा, हेलीकॉप्टर से ये होगा, प्रोपेलर फिक्सिंग एयरक्राफ्ट में ये होता है। ये सारी चीजें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम ना प्रैक्टिस करते हैं, ना हमारा कुछ से लेना देना ना वास्ता है। और उसके अंदर क्या देखो प्रेशराइज बेसिक, केबिन होगी, तो अब ये सारी। आप देखो बेसिक चीजें तो सारों के अंदर, चाहे वो आप इंटर हॉस्पिटल ट्रांसफर कर रहे हैं, इंट्रा हॉस्पिटल कर रहे हैं या इंटर हॉस्पिटल कर रहे हैं, एक शहर में कर रहे हैं दूसरे शहर में कर रहे हैं, बेसिक बातें तो उसके अंदर सब सेम है ना। तो आप बेसिक बातों पे फोकस करो। जहां तक मुझे पता है, वो ऊपर वाले में सिर्फ प्रेशराइज के प्रेशर का चक्कर होगा बस, बाकी और तो कोई चीज नहीं है सेपरेट। कोई इक्विपमेंट का फेलियर हो सकता है, यही आपके दिमाग में होना चाहिए ना बस। और सर जो डेफिनेशंस होती हैं और जो फॉर्मूलाज होते हैं, इनके ऊपर कितना फोकस करना चाहिए? जैसे अगर ARDS की स्पेसिफिक डेफिनेशन रटी हुई होनी चाहिए, या हमें सिर्फ पता देखो होना चाहिए कि भाई देखो देखो, ARDS ये मैं होता तो है? मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी इस तरह के हो ना, मैं अभी डिजीज के बारे में पहले भी बात की है। अगर आप लोग यहाँ पे इस के अंदर ना, यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है हाउ टू स्टडी, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग इनमें से बहुत सारी सवालात के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हाउ टू स्टडी में। ठीक है। ये एक मिनट, सॉरी, हाउ टू स्टडी के अंदर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप इसको देखो, लेकिन मैं बेसिक याद रखो बात। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने डेफिनेशन की बात की है ना, तो मैं डेफिनेशन की बात में ये करूंगा को ARDS की बात करें। ARDS होता क्या है? ARDS एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ड्यू टू सम ट्रिगरिंग फैक्टर। ठीक है। और उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर जो है वो अल्टीमेटली न्यू कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है, एक्सरे के पर इन्फिल्ट्रेट्स आते हैं, नॉन कार्डियोजेनिक होता है। सर एक तो ये डेफिनेशन है, नहीं, दूसरी नॉन एक बर्लिन कार्डियोजेनिक को वाली तो हटा डेफिनेशन है। दिया है। एक सेकंड, नॉन कार्डियोजेनिक को तो हटा दिया मैंने। इसके अंदर ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। ठीक है। इसके अंदर एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, एक्यूट डेवलपमेंट होती है ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है। जिसमें आपको वो एक उसके जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, उसमें स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेज होती है और फिर फाइब्रो प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है।
ये कार्डियोजेनिक का तो उन्होंने यही तो उन्होंने डेफिनेशन से हटाया था, कार्डियोजेनिक का ही तो उन्होंने डेफिनेशन से हटाया था, ठीक है ना। ये देखो, तो इसके अंदर बेसिकली एक्यूट लंग इंजरी है और उसमें एक मिनट यहाँ पे इसका चार्ट बना हुआ होगा, ठीक है, टाइमिंग है, और उसके बाद विद इन 1 वीक ऑफ अ नोन क्लिनिकल इंसल्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो रहे हैं डेवलप बिकॉज ऑफ सम ट्रिगरिंग फैक्टर विद इन 1 वीक। और उसके बाद या तो वो आपके पहले चेस्ट एक्सरे सिर्फ होता था, बाद में उन्होंने सीटी स्कैन भी शामिल कर दिया, ठीक है, और पहले वो कहते थे कि जी प्रेशर ज्यादा अगर होगा तो या नहीं होगा, वो अब उन्होंने एको की फाइंडिंग को हटा दिया, और आप उसकी ऑक्सीजनेशन देख रहे हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप कितना खर्च कर रहे हैं और आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है। तो नॉर्मली हम 21% ऑक्सीजन पे हम 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी का के 5 गुना हम रिजल्ट ले रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं जी पीएफ रेशियो 500 है फॉर एग्जांपल। और अगर ये बढ़ती जाए, रिवर्स ऑर्डर में आती जाए, कि आप खर्च बहुत ज्यादा कर रहे हैं और रिजल्ट आपको बहुत थोड़ा निकल रहा है, तो ये आपकी सीवियर एआरडीएस है। हाँ। सर मेरा एक और सवाल भी था, जैसे कि एक टॉपिक और था, जैसे कि आईसीयू स्कोरिंग सिस्टम्स, ये आपके 150 टॉपिक्स में ही लिखा हुआ है आईसीयू वाले सेक्शन में। तो अब उसके अंदर ना हमें जैसे सोफा, क्यू सोफा, अपाची, सर्ट्स, मॉड स्क्वाड्स, ये जो भी स्कोर्स हैं, इन सबको क्या स्कोर्स को याद करना है या अच्छा सिर्फ एक हमें मिनट, उसके बारे में रफ आइडिया होना चाहिए? एक मिनट, ये क्योंकि जिस बंदे ने इस पे भुगता हुआ है ना, उस बंदे से हम पूछते हैं। जीशान, अभी आपने हैंड भी रेस किया था, ये इसके जवाब दे दो, क्योंकि इस पे जीशान को प्रॉब्लम हुई थी लेकिन मैं तो अभी भी यही बात कहता हूँ कि इस बात पे आपको फेल नहीं करेंगे, लेकिन इसको कैसे करना है, आपका ये क्वेश्चन है, तो ये इसका मैं आपको ये जवाब दूंगा कि स्कोरिंग सिस्टम की तरह ये, ठीक है। सर स्कोरिंग सिस्टम में ये था कि जो इम्पोर्टेंट स्कोर्स हैं, मतलब लाइक ये सर्च, जिस तरह अभी सेप्सिस का क्योंकि न्यू इंक्लूड किया गया था पिछले साल की गाइडलाइन में, तो वो पूछ रहे थे। बाकी क्यू सोफा भी बहुत सिंपल है, HAT है, वो भी आ जाता है। सोफा और अपाची जो बहुत लंबे स्कोर्स हैं, वो फुल फ्लेश याद करने की जरूरत अभी तक कभी फील नहीं हुई, है, सिर्फ कभी भी ये है नहीं कि उनके जरूरत। पैरामीटर्स पता हो। सर अगर सर हम यही बता दें कि अपाची और जो बाकी जो एक दो स्कोरिंग सिस्टम में जो फर्स्ट डे किए जाते हैं, उनके अंदर 12 पैरामीटर्स होते हैं, जिसके अंदर कार्डिक और रेस्पिरेटरी, CNS और इन सारे सिस्टम्स को देखा जाता है। 13 वेरिएबल्स देखिए, होते हैं, पता है मैक्सिमम क्या स्कोर डॉक्टर साहब, 71 होता है। सुने एक सवाल मेरा कंप्लीट होने दें। तो समझे कि मैं उनको ये बताऊं कि 71 टोटल स्कोर होता है, 35 की मोर्टेलिटी 50% होती है, और 35 स्कोर आ जाए तो 70% मोर्टेलिटी होती है। क्या ये इनफ डिटेल है? यहाँ पर इसके अंदर हाँ। ये भी बताना पड़ेगा कि देखो आदिल, मैं जीशान की बात को मैं ऑन करूंगा। देखो मेरी बात सुनो, आपको मुझे बताओ, पहला डिफरेंस आप मुझे बताओ कि एक स्कोर्स वो होते हैं कि जो आप डेली करते हैं, एक वो स्कोर्स होते हैं जो आप एक दफा करते हैं और फिर उसकी बेस पे आप एक डिसाइड करते हैं और उसके फ्रीक्वेंट उसको आपको रिपीट नहीं करना होता। एम आई राइट? जी ऐसे सर, ही है अब ना? जैसे बिल्कुल एक ऐसे जैसे एक वो, अपाची या मॉड्स है वो एक बार होता है, और बाकी सारे जो हैं सोफा, क्यू सोफा, तो हम आप रिपीटेडली इससे डेली इतना बेसिस आप पे करते बता हैं। रहे हो, अगर आपको वहां पर इतना भी याद रह जाए ना, तो आप देखो याद रखो बात कि वो चीज के जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, उस पर परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या आप याद कर सकते हो इससे ज्यादा? मैं तो नहीं याद कर सकता, कोई भी नहीं याद सर कर मैं सकता। तो इतना स्ट्रेस हो जाता हूँ, मेरा लेवल ऑफ स्ट्रेस तो सर इतना ज्यादा जीशान, है कि जब मुझे सर जीशान, IMM जब एक मैं दे रहा सवाल था है। ना, जब मैं अभी अपना पार्ट 2 दे रहा था ना अभी एग्जाम रिटर्न, तो उसके अंदर जो बीच में ब्रेक थी ना, उसके अंदर ही मैं बैठ के किताबें बैठ के पढ़ रहा था, या ICU की बुक्स वगैरह के, ताकि यार कुछ हो जाए। मैं तो हार्ट रेट ही सर 100 से ऊपर चल रहा था देते वक्त। तो सर मैं मैं मीठा ऐड मीठा तो करूं? खाओ। जी जी जी, वासिफ आप बोल रहे हो? तो कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है बोले। जीशान सर, जीशान सर सर। मैं बोल रहा था, सॉरी फॉर बॉदरिंग। ये मतलब ये आदिल भाई आप बता रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, जब माशाल्लाह इनको नहीं नहीं, आ रहा है, फिर किस चीज का स्ट्रेस नहीं, है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, बात ये है कि ये जैसा अभी ICU स्कोरिंग का फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल शेयर हुई है ना, तो आज तक कभी भी ICU स्कोर के ऊपर पूरा टॉपिक नहीं हुआ। लाइक देखें, आपका होगा भी टेबल नहीं। वाइवा 1 एक किसी एक के पास होता है ना, तो उसमें उन्होंने 5 टॉपिक्स आपसे पूछने होते हैं। हर टॉपिक में 4 5 6 सवाल होते हैं। तो उसमें ICU का अगर कोई टॉपिक आपसे वो पूछेंगे कि भाई सेप्सिस का पेशेंट है, उसमें आप क्या क्या करते हैं, तो उसमें से 4 5 सवालों में से लाइक डेफिनेशन ऑफ सेप्सिस, उसकी क्लासिफिकेशन, उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, उसमें वो एक आध चीज स्कोरिंग सिस्टम पे पूछ सकते। ये नहीं होगा कि स्कोरिंग सिस्टम पे आपका पूरा स्टेशन हो, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। पास्ट पेपर्स आप देखें ना, तो वो मतलब टू द पॉइंट, सिंगल लाइनर क्वेश्चन, सिंगल लाइनर आंसर होते हैं। बहुत लंबी लंबी डिटेल्स का ना वहां पे टाइम होता है।
5 मिनट में आपने एक अच्छा। टॉपिक कंप्लीट करना होता है, वो ये इस देखो। तरह सेकंड्स गुजरते हैं कि यू नेवर नो। यू नेवर नो। और एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये आर्टिकल खोल के देखें ना, तो अगर आपको ये समझ आ गया है ना, तो आप फेल नहीं होंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये कि कौन कौन सा डाटा, कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम कोई इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो उसी ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से आप करेंगे। कुछ स्कोर हैं जो जनरलाइज स्कोर हैं, कुछ स्कोर जो है वो स्पेसिफिक हैं, जैसे रैनसन क्राइटेरिया इज स्पेसिफिक स्कोर, ठीक है, जो जबकि सोफा है या अपाची है वो जनरलाइज स्कोर है। पहले जो है वो फर्स्ट डे पे कर रहे हैं और कुछ रेपिटेटिव हो रहे होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आपको इतना भी समझ आ जाए, दैट्स सर व्हाई जिसमें दैट्स ओ व्हाई आता है ना सर जिसमें 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 ओ आता है ना सर, सर्कल बना वो हुआ है, रिपीटेड है। वो रिपीटेटिव है सर। हम्म। मोड्स एंड सोफा जिसमें ओ आ रहा है। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप डरो नहीं। किसी के भी डराने से या किसी के, अगर मैं आपको इस वक्त कहूँ कि हाँ भाई कोई मसला ही कोई नहीं है, आराम से जो है ना वो एंजॉय करो, तो आप क्या एंजॉय कर लोगे? तो अगर आप मेरी इस बात पे एंजॉय नहीं कर सकते, तो आप इसकी बात से परेशान क्यों हो रहे हो? ये वैसे भी ये जिसको कहते हैं ना, ये उस कैटेगरी में शामिल है जो हम लोगों की तरह अछूत पाकिस्तानी है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं ना, वो अछूत पाकिस्तानी होते हैं। तो आदिल थनवर नानी, सॉरी, आदिल की बात सारी ना सुनो, ठीक है? क्योंकि आदिल भी एलियन है मेरी तरह। पाकिस्तान में हमारे सर ना जो मैं कोई ओवरसीज, हाँ, सर मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने कहा एलियन हूँ और ना, नहीं, मैं तो नहीं तुम एलियन हो गए हो। तुम पाकिस्तान, जो वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना, वो एलियन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तुम भी क्योंकि कनाडा में रहते हो, इसलिए तुम भी एलियन हो। जिस तरीके से मैं बाहर रहता हूँ, जमील बाहर रहता है, हम लोग भी एलियन है, ठीक है। इसलिए हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। हम कहते हैं क्या जरूरत पड़ी है करने की। अच्छा, अब मेरी बात सुने, क्योंकि मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था। अब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप, पहली बात तो ये है कि खुदा के लिए अपने ऊपर भरोसा करें, अपनी होशो हवास को काबू में रखें, ठीक है। क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने। ये मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा, ये आप याद कर लें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं आमतौर पे रट्टे मारने को नहीं कहता, लेकिन अगर आपको मैं ये गुजारिश करूँ कि आप ये रट्टा मार लें, ये इतने से, ये जो 10 लाइनें लिखी हुई हैं मैंने, इनको एक रट्टा मार लें कि कोई भी सर्जरी सर है ये ना, मैंने तो देखा पहले था। सर, जी, जी। इसके अंदर डेढ़ आपने कोई 160 170 से भी ज्यादा सर्जियों की लिस्ट नहीं, नहीं, बना नहीं, नहीं, दी है। नहीं, मैं नीचे की बात ही नहीं कर रहा। मैं इसीलिए, मुझे डर था आप ये बात कहने वाले हो। इसको हम और नीचे ले जाते हैं, इसको ना, इसको हम और नीचे ले जाते हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये कोई भी किस एक कॉन्टेक्स्ट सर्जरी में का, कह रहे हैं कि सर हम उसको रट्टा लगाएं? ये आपको दिमाग के अंदर हाँ सर, बैठ जाए चलें कि आप बोले बोले। जहां पर सिनेरियो के अंदर सर्जरी का जिक्र है ना, तो आप सर्जरी को आप फिट करोगे इन हेडिंग्स में कि कोई भी एक सर्जरी लिखी है वो अर्जेंट है या इलेक्टिव है, ठीक है। और अर्जेंट के अंदर, अर्जेंसी के अंदर भी 4 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन वो 2 में मर्ज हो जाती हैं। एमरजेंट और अर्जेंट को एक ही कैटेगरी में समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली एमरजेंट इज द सर्जरी विच शुड बी डन इन मिनट्स, ठीक है। अर्जेंट इज द सर्जरी विच शुड बी डन इन आवर्स, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्टिव और प्लान्ड सर्जरी एक ही कैटेगरी में लिखी जाती है, लेकिन एक्चुअली प्लान्ड सर्जरी, जैसे इसकी एग्जांपल है कोलिस्टेक्टमी, इज इलेक्टिव इज प्लान्ड सर्जरी बट नॉट इलेक्टिव सर्जरी, क्योंकि आप इसको फॉरएवर डिले नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोन जाके ब्लीड ट्रैक पे फंस सकता है, ब्लैडर, सॉरी, ये जो गॉल ब्लैडर है वो रप्चर कर सकता है, देयर आर सो मेनी पेन होगी पेशेंट को, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये टोटली इलेक्टिव है। वो टोटली इलेक्टिव होती हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज, लेकिन ये आप एग्जाम में ना पे कंफ्यूजन में पड़िएगा। कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट, जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं, ऐसी जो कॉस्मेटिक है। हिप रिप्लेसमेंट इज नॉट, इन मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर ये फ्रैक्चर की वजह से है तो वो एमरजेंट है, अर्जेंट है सर्जरी, ठीक है ना। तो आपको ये हर सर्जरी का पता होना चाहिए कि ये एमरजेंट है या ये इलेक्टिव है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक्चुअली आप इसको 2 ही कैटेगरी में रखें। एमरजेंट अर्जेंट को आप एक ही तरह कंसिडर करें और इलेक्टिव को एक ही तरह कंसिडर करें, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल रिस्क। सर्जिकल रिस्क आप कैसे कहेंगे? ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या यूरोपियन सोसाइटी की गाइडलाइंस के मुताबिक एक हाई रिस्क सर्जरी होती है, एक इंटरमीडिएट सर्जरी होती है, एक लो रिस्क सर्जरी होती है। लो रिस्क सर्जरी ये हर्नियाज हैं, सुपरफिशियल सर्जरी है, ब्रेस्ट सर्जरी है, सिंपल कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, ये सारी आपकी लो रिस्क सर्जरी है। इंटरमीडिएट सर्जरी है जिनमें बॉडी कैविटीज इन्वॉल्व है, जैसे लेप्रोटमी है, थोरेकोटमी है, ये आपकी इंटरमीडिएट रिस्क है। हाई रिस्क सर्जरी है इमरजेंसी सर्जरी, हाई रिस्क सर्जरी है लिवर ट्रांसप्लांट, हाई रिस्क सर्जरी है टोटल सिस्टेक्टमी। इस तरह की आपको 5 6 7 आपको मिलेंगी कि जो हाई रिस्क सर्जरीज में आएंगी। कुछ आपको उसमें इंटरमीडिएट, वो आप याद कर लें। और आपकी, अब आपका टास्क ये होना चाहिए
कि कोई भी सर्जरी आप देखें तो आप ये देखें कि ये इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी है, हाई रिस्क सर्जरी है या लो रिस्क सर्जरी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ब्लीडिंग का रिस्क थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। हो सकता है कि एक सर्जरी लो रिस्क सर्जरी हो लेकिन उसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती हो, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि यूजुअली ब्लीडिंग का रिस्क वो ब्लीडिंग खतरनाक होती है जिसपे आप प्रेशर दे के रोक नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई ऐसी सर्जरी है कि जिसमें आप, जैसे मिसाल के तौर पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज एट मोर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी, क्योंकि ओपन सर्जरी में आप देख के उसको प्रेस करके कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपकी लिमिटेड एक्सेस होती है। इसलिए जब भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो आपको कहते हैं ना कि ओपन की कंसेंट होती है, वो ओपन की कंसेंट इसी वजह से होती है कि कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर जो एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स होते हैं उनमें हिडन ब्लीडिंग हो सकती है, आपको नहीं पता चलेगा, नहीं नजर आएगी। ऐसे ऐसे प्रोसीजर तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर किन सर्जरीज के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे TURP है, TURP सर्जरी जो है वो इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये पेशेंट बाद में ब्लीड कर सकता है। तो ये इस तरह आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर कौन सी पोजीशन में होती है सर्जरी, लैटरल में हो रही है, सुपाइन में हो रही है, लिथोटमी में हो रही है, प्रोन में हो रही है, ट्रेंडलनबर्ग में हो रही है, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग में हो रही है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यूजुअल ड्यूरेशन, लेवल ऑफ इंसिजन रिक्वायर्ड, क्योंकि आप लेवल ऑफ इंसिजन के हिसाब से ही आप उसका एनाल्जेसिया डिसाइड करेंगे, आप उसका ब्लॉक्स डिसाइड करेंगे, आपको पता हो। फिर एक कॉमन यहाँ पे बात आ गई है कि हर सर्जरी के अंदर कुछ क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी जब भी आपके सामने आए तो आपके दिमाग के अंदर 4-5 बातें वो फिट कर लें। इस ऑर्थोपेडिक सर्जरी में पेन होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ब्लीडिंग का रिस्क होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एम्बोलिज्म का रिस्क होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर टॉर्निके का जिक्र आना है। मेजॉरिटी ऑर्थोपेडिक जो लिम्स की सर्जरीज हैं उनके अंदर टॉर्निके का जिक्र आएगा। तो आपको जब भी एनेस्थीसिया देना है या जब भी आपको एनाल्जेसिया देना है तो आपका टॉर्निके भी कवर होना चाहिए, क्योंकि ये आप भूल जाएंगे। जैसे ये गलती हो गई कि दिमाग में आ गया जी एंकल ब्लॉक लगा के जी फुट की सर्जरी करा लें, वो आपको 2 दफा पूछेगा कि क्या और तो नहीं कुछ देने की जरूरत है, तो आप नहीं कर सकते एंकल ब्लॉक में आप फुट की सर्जरी, क्योंकि उसमें टॉर्निके नहीं लगाएंगे वो लोग। या आप ये बोलें कि अगर वी विल बी, बिकॉज मेजॉरिटी केसेस दे विल बी यूजिंग टॉर्निके, सो फॉर टॉर्निके यू नीड टू गिव पॉपरेटियल ब्लॉक, अदरवाइज आपका टॉर्निके कैसे लगेगा। आप लेग पे टॉर्निके लगाना है मिसाल के तौर पे, तो वो अगर आप वो कवर नहीं करेंगे तो आप कैसे होगा, ठीक है। तो ये टॉर्निके, पेन, ब्लीडिंग, पोजिशनिंग, एम्बोलिज्म, ये ऑर्थोपेडिक की फिट बातें हैं। इसी तरीके से लेप्रोटमी का कोई कहता है तो लेप्रोटमी का दिमाग के अंदर बिठा लें बात। लेप्रोटमी की में आपकी इंसिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ्लूइड मैनेजमेंट है। ये मैंने अभी कल सवाल पूछा था, आप दो ग्रुप में किसी ने बॉदर नहीं किया जवाब देने का, ठीक है। वो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या लेप्रोटमी में करवाते हुए स्पेशली अगर गट की इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली अगर इंटेस्टाइन्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या कोई स्पेसिफिक पॉइंट होता है जो फ्लूइड से रिलेटेड है? यस आदिल, आप बताओ। जी सर। फ्लूइड मैनेजमेंट लेप्रोटमी के अंदर कोई स्पेशल पॉइंट होता है जो आपके दिमाग में होना चाहिए? सर एक तो गट के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, फ्लूइड शिफ्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं सर्जरी के अंदर, तो इस वजह से हमें उसको, एक तो इवेपोरेटिव लॉस भी होते हैं तो हमें फ्लूइड देना भी पड़ता है, और एक्सेस में देने से गट की स्वेलिंग भी हो सकती है जो कि बाद में एब्डोमिनल कंपार्टमेंट प्रेशर भी बढ़ा सकती है, तो वो भी एक मसला हो सकता है। वो भी है। अब आप इसमें 2 बातें मिस कर रहे हो। एक तो ये कि जब एब्डोमेन को ओपन करते हैं ना, तो वो जो थर्ड स्पेस जो का एक टेम्पोनेट इफेक्ट होता है तो खत्म हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है जिसके तक सर वो रिलीज हो जाता है जिसके वजह से कार्डियो, वो कह रहा हूँ कि वो रिलीज हो जाता है जिसके वजह से कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। जब आपने लेप्रोटमी करानी है तो आपको एक स्टेप वाइज आपके दिमाग के अंदर अप्रोच होनी चाहिए। पहला स्टेप ये है कि जब आपने पेशेंट को स्टार्ट किया है तो उस टाइम पे आप उसको फ्लूइड दें, क्योंकि आपको वो टेम्पोनेट इफेक्ट खत्म होने की चीज को रिस्पॉन्ड करना है, अदरवाइज पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, स्पेशली अगर उसका लिमिटेड कार्डियक रिजर्व हो। पहला स्टेप हो गया, क्योंकि ये पेशेंट डिहाइड्रेटेड होते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के हैं अगर, तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो वो पेशेंट कोलैप्स हो सकता है उस टाइम पे। जब उन्होंने सब कुछ कर लिया है और आपने उसको उस टाइम पे भी आप उसको उसकी डिहाइड्रेशन को भी कवर करेंगे, आप उसके लॉसेस को भी कवर करेंगे। ये थर्ड स्पेसिंग इसके अंदर सबसे ज्यादा है, तकरीबन 5 to 8 ml पर kg पर आवर आपकी थर्ड स्पेसिंग है। ये सारा कुछ आपने कर लिया, लेकिन जब वो एंड टू एंड अनास्मोसिस करने लगे तो आपने ये ज़हन में रखना है कि उस टाइम पे एक तो अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड पहले यूज कर रहे हैं तो आपने उस टाइम पे नाइट्रस ऑक्साइड बंद करनी है। दूसरे, आपने अब सर्जन के साथ कोलैबोरेशन में रहना है कि हाउ इज द परफ्यूजन ऑफ द गट,
अगर उनको गट उस वक्त एडिमेटिस लग रही है तो अब आप इवन हो सकता है कि आपको डायूरीज करना पड़े, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे पेशेंट को की गट को स्वेलिंग हो रही है तो उस टाइम पे उसका एनास्मोसिस लीक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इवन आप उस टाइम पे अपनी FiO2 भी बढ़ा दें, क्योंकि वो अब एनास्मोसिस करने लगे हैं, तो उसके बाद इट इज बेटर टू हैव अ बेटर PO2, ठीक है। तो वो एनास्मोसिस के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एक पॉइंट है जो आपके लेप्रोटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आपको ये देखिए, ये वो थिंकिंग होती है कि जो आप लोगों को किताब में तो नहीं मिलेगी, समझ आई। ये मैं आपको मरते दम तक आप मॉर्गन की पूजा करते रहेंगे ना, तो आपको ये बातें मॉर्गन में नहीं पता चलेंगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई हेट दैट ब्लडी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, तो ये आपको एक ये फाइल आप याद कर लें, ये हाउ टू स्टडी के अंदर मौजूद है। दूसरे ये एक आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि कोई भी सर एक और सर्जरी सवाल है। था, जैसे कि सर्जरी से हटके आईसीयू का एक टॉपिक जैसे वीनिंग होता है ना, वीनिंग फ्रॉम वेंटिलेटर, तो सर उसके अंदर अब तो एक ही होता है कि हम अपनी तरफ से बताते हैं ना कि पेशेंट जब उसकी डिजीज खत्म हो जाए या उसके रिकवरी की फेज के अंदर हो, मरीज अच्छे से ब्रीथ कर रहा हो, ऑपरेशन सपोर्ट की जरूरत कम पड़ रही हो, ठीक है, और ज्यादा एफर्ट की नीड ना पड़ रही हो, पेशेंट अवेक हो, जीसीएस सही हो जाए, तो फिर हम उसको वीन करें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम उनको बताएं कि भाई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 35 ना हो, सैचुरेशन लेस देन 90 ना हो, हार्ट रेट मोर देन 140 ना हो, या फिर चेंज ऑफ 20% ना हो। तो सर ये ज्यादा बेहतर क्या है, उसके लिए क्या हमें इस तरह की सारी चीजों को रट्टा मारना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली या ओवरऑल जनरल थीम भी काम नहीं, कर ये जाती है? आपको कुछ चीजों में रट्टे के बगैर गुजारा नहीं है ना, और बेसिकली रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है ना। आप ये देख रहे हैं कि गैस एक्सचेंज, मैंने आपको बताया ना, ये चीजों को अगर आप आसान करके कर लेना तो आपके लिए वो समझना आसान हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम भी नहीं होगी। रेस्पिरेटरी फंक्शन को जहन में रखें, प्रॉब्लम या तो मैकेनिकल है, या गैसेस एक्सचेंज की है, या कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व की है। ये तीन चीजें ही होती हैं। जो 3 लेग टूल है, वो 3 लेग टूल को आप हर चीज में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ थोरेसिक सर्जरी के, क्योंकि मॉर्गन मनहूस में लिखा हुआ है कि थोरेसिक सर्जरी के अंदर आपने वो यूज करना है, तो आपके दिमाग में ये समझ रहे हैं कि वो बात अगर कोई करेगा तो इसका मतलब है ये सारों के अंदर है मेरे भाई। ये आप वीनिंग कर रहे हैं ना, तो आपके कुछ पैरामीटर्स होंगे जो मैकेनिकल फंक्शन से होंगे। उसमें क्या है जी, नेगेटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर है और पॉजिटिव प्रेशर है, और कितना उसका एक्टिविटी वो जनरेट कर रहा है, कितना वो टाइडल वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, ये मैकेनिकल फंक्शंस है। कुछ गैसेस एक्सचेंज के, कि वो कितनी ऑक्सीजन को यूज करके कितनी PO2 डेवलप कर रहा है और कितनी CO2 बाहर आ रही है। अब बताओ, ये मुश्किल काम है? सर ये ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। तो सर यही तो ना, फिर मतलब बेसिक थीम आपको पता होना चाहिए, आपका थिंकिंग प्रोसेस ही होना चाहिए। अभी एक सीनियर है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर पीओ नहीं की तो फेल हो जाओगे। बस अब ठीक है मैं फिर। मैं उन्होंने क्या कर मुझे सकता तो हूँ इस ट्रॉमा बारे में में? डाल दिया। नहीं, तो आप इनकी बातें ना सुनो ना भाई। आप क्यों, आप मार्केट में जाते हो, वहां पे पठान या इस तरह के जो स्ट्रीट होते हैं जो के बेच रहे होते हैं चीजें, आप उनसे घबरा के आप जिन खवातीन ने खाड़ी जाना है तो उन्हें खाड़ी से लेकर आना है ना सूट। तो आप क्यों इधर उधर देख रहे हो? आप क्यों लोगों से सर मैं परेशान हो कुछ रहे ऐड हो? करूं? जी जी बिल्कुल ऐड करें। क्यों, टाइम थोड़ा रह गया, देखें नमाज का टाइम होने वाला है, मैंने जाना है। हाँ, जी नहीं देखें, डॉक्टर जिशान पहले भी बताते रहते हैं कि कोई भी एक टॉपिक है ना, जिस तरह अब आप सीबीएस को लें तो सीबीएस में हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, वेल्वुलर डिजीजेज हैं। अब उसको किसी भी एक बुक से करना मुश्किल है कि उसके हर एस्पेक्ट को कवर हो जाए, किसी एक बुक में नहीं लिखा हुआ। आपको 2-3 सोर्सेज, लाइक आप जूलियन बार्कर देखते हैं, आप कुछ मॉर्गन में देख लेते हैं, कोई आर्टिकल आपको मिल जाता है, तो 2-3 चीजों से आपको करके एक भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के हर एस्पेक्ट को कवर करना है कि जहां से भी क्वेश्चन आए आपको पता हो उसका। अब वो उसके लिए बुक्स की सिलेक्शन अपनी अपनी है। कुछ लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड को करेंगे, कुछ लोग खाली मॉर्गन को कर रहे हैं, कुछ लोग जूलियन पकड़ेंगे, कुछ लोग सिप्रियन पकड़ेंगे। मतलब इट डिपेंड्स। हो सकता है कोई एक टॉपिक आपको जूलियन बार्कर में और सिप्रियन में अच्छा मिले, कोई एक टॉपिक आपको खाली आर्टिकल में ही अच्छा मिल जाए। ये कोई इस तरह नहीं है हार्ड एंड फास्ट के जी ये वाली बुक करनी लाजमी है, ये वाली लाजमी नहीं है। हाँ, हर बुक में से एक एक 2-2 चैप्टर करने हो सकता है कि भाई एक चैप्टर प्रॉब्लम ओरिएंटेड में बहुत अच्छा लिखा है, वो सिर्फ वहीं से कर लें और पूरा हो जाएगा। ठीक है, गॉट द एग्जैक्टली, पॉइंट? यही बात है। नहीं, बिल्कुल यही बात है, लेकिन आमतौर पे ना कुछ किताबों का पैटर्न होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड में बहुत ज्यादा डिटेल्स लिखी हुई हैं और वो आप नहीं याद कर सकते। अभी मैं आपको स्पॉट डायग्नोसिस करता हूँ, किसी ने कोई, प्लीज डरे बगैर, ये मैं सिर्फ एक साबित करने के लिए, मैं आपको किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाह रहा। किसी ने प्रॉब्लम ओरिएंटेड का कोई एक चैप्टर का नाम ले जो उसने पढ़ा है। आदिल तुम नहीं, खामोश रहो 1 मिनट, और कोई बाकी लोगों से पूछने दो। निम्रा आप बताइए प्लीज।
आप लोगों में से किसी ने प्रॉब्लम ओरिएंटेड का कोई एक चैप्टर का नाम ले प्लीज, जो आपको आता या आपने पढ़ा हुआ हो। आप सब खामोश हो जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। सर मैंने पढ़े थे, लेकिन पूरा चैप्टर कोई भी एक नहीं पढ़ा था। अब मैं सर्टेन आपको टॉपिक्स इन सर्टेन मैं चैप्टर्स क्योंकि पढ़े थे। एक याददाश्त रह गई, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं और मैं सारी किताबों पे सर इसलिए मैंने लानत भेजता हूँ। जी जी, मैं सर मैंने आपको एक 2 साल एग्जांपल पहले देता हूँ। ना पीओ पढ़ी थी, पूरी पीओ कवर टू कवर। कोई याद है उसमें से? सर बस टीयूआरपी के थोड़े 2-4 अल्फाजों के अलावा कुछ भी याद नहीं है, और कुछ वो याद नहीं पेस है। मेकर के मैं अलावा। मैं उसकी आपको एग्जांपल दूंगा सिकल सेल डिजीज की। सिकल सेल डिजीज के बारे में कोई एक प्लीज थोड़ा सा डरे बगैर मुझे वॉलंटियर करे, मुझे अच्छा लगेगा। निम्रा आपको या किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? कोई एक बंदा मुझे वॉलंटियर करे इन 2-3 मखलूकों के अलावा, आदिल और जीशान के अलावा। सर आवाज आ रही है आपकी, मैं सुन रही जी, हूँ। आप मुझे बताएं कि सिकल सेल डिजीज क्या होती है? एक तो ट्रेट है ना जिसमें एक जीन है, डिजीज में दोनों है। अब देखें, आप यहीं पे आप गलती कर रही हैं। मैंने आपसे सिकल सेल ट्रेट का नाम लिया है। अच्छा, मतलब हमने, ठीक है ठीक है ठीक है, got it। व्हाट इज सिकल सेल डिजीज? सर बताएं जिसमें शाबाश। हीमोग्लोबिन चेन्स है ना, उसमें ग्लूटामिक एसिड और वेलिन आपस में एक्सचेंज हो गए, में वेलिन लग गया इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, और चेन आपकी म्यूटेटेड है, और वो दोनों जीन्स खराब हैं आपकी। मैडम ओके इससे भी सर। सिंपल आंसर हो सकता है वाइवे के लिए कि दिस एक इज अ मिनट जीशान। हीमोग्लोबिनोपैथी। हाँ सर ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, मेरे मतलब दिस इज अ हीमोग्लोबिनोपैथी इन व्हिच द रेड ब्लड सेल्स विल बी सिकल्ड। ठीक है, फिर आगे वो पूछेंगे कि जिसकी रीजन क्या होती है, देन यू मे आंसर कि भाई ये वाली चेन है, वो वाली चेन है। अगर नहीं पूछेंगे हाँ तो वो दे विल हाँ अंडरस्टैंड कि जी। भाई ही शी नोज दिस। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पे चलो। ये इसने भी अभी ये जीशान के भी सर आंसर अभी को मैं ये मजीद। जैसे वो स्टेप है ना, आपने जैसे अभी डॉक्टर जिशान ने भी बताया कि हाँ, आरबीसीज विल बी सिकल्ड, ये वो एक पॉइंट है सेकंड। कि जिस पर ना हम जज नहीं कर पाते कि अगला क्या नहीं 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 नहीं, एक्सपेक्ट कर रहा है। एक सेकंड मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एग्जामिनर को पहला, आप मुझे एक बात बताना, ये मैं बहुत ही कैजुअल में कर रहा हूं। आपकी किसी से लड़ाई हो तो आप उसको हल्का सा उंगली से चपत लगाओगे या आप उसको इतनी जोर से चपत मारोगे कि वो जमीन पे गिर जाए? तो ये आप क्यों कह रही हो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो करता है? भाई आपको पूछे तो कहें कि इट्स एन एनीमिया। किस वजह से एनीमिया? कि हीमोग्लोबिनोपैथी है। हीमोग्लोबिनोपैथी की वजह से क्या है कि जो है ना वो सिक, एज फॉर सिकल, एज फॉर सिक, ये इट्स अ सिक एनीमिया, सिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये सिक हीमोग्लोबिन है। और इसके अंदर वो जो आपने अभी जो मुश्किल सा नाम लिया है वेलिन ग्लूटामेट, वो ना भी बताए ना तो भी आप कहें कि इसके अंदर अलाइनमेंट और अमीनो एसिड की प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन सिक हो जाता है कि ये स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता, सिकल कर जाता है। और 4 तरह के क्राइसिस हो सकते हैं, वेजोक्लूसिव हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, सीक्वेंस्ट्रेशन हो सकता है, हेमोलिटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ से? अभी जीशान ने भी नहीं बोला ये एनीमिया। एनीमिया है भाई ये, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एनीमिया which is because of a hemoglobinopathy which is resulting in sickling, which is no patient is not able to tolerate the stress, that's it। डॉक्टर आगे समझ जिशान बात? देखिए, मैं इसमें सर मैं आपसे इस बात में अग्री करता हूँ, लेकिन आप जो चाह रहे हैं ना वो एक वे ऑफ थिंकिंग है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबके लिए जितने भी इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, आपकी अटेंड कर रहे हैं और आपसे हेल्प की तरफ को कर रहे हैं, ये सब अभी 20 दिन के अंदर अपनी वे ऑफ थिंकिंग को तो चेंज कर लें। ये तो एक बिल्कुल बहुत कर सकते मुश्किल हैं। काम है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। ये बहुत ही आसान काम है, यकीन देखिए करो, बहुत इन आसान 20 काम है। दिनों में ना आप लोग सारे अगर डॉक्टर जिशान के सेशंस डेली लेते रहे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई एक क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। वहां पे वो जो 5 मिनट होते हैं ना, वो 5 मिनट में सेकंड्स के हिसाब से आपके गुजर रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। आप चाहे तो आप एक क्वेश्चन के ही लटके रहे पूरे 5 मिनट में। ठीक है, आपको वो हर चीज का आंसर करना होता है। सर मैंने तो लिए हैं, मुझे पता है ओपनिंग सेंटेंसेस किस तरह करने हैं, लेकिन मेरा सवाल तो यही है कि मेन ये है कि मैं देखो अपने लिए आदिल, नहीं बात करता। मैं आपको ये बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आप अपने दिमाग के अंदर ये बात रखो कि आप जो इस वक्त सोच रहे हो ना, ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। ठीक है, पहले तो ये कि आप अपने आप को पॉजिटिव करो, ये जो इस किस्म की गुफ्तगू से बाहर आ जाओ। ठीक है, ये सारों अब आपको समझ आ गया है और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है कि वहां पर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। और निम्रा आपने जो बताया ना, आप एक्सपेक्टेशंस के चक्रों में पड़ो ही ना। आपको ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक कि हो इस गया सर। डिजीज की मेन आप हर, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको उर्दू जबान में बताई है ना, फुफ्फो डेफिनेशन, आप इसको फुफ्फो डेफिनेशन बना लें।
कि आप वहां पर सिंपल वर्ड में बता सकें हर चीज को। आ जाओ भाई किताबों से बाहर, खुदा के लिए। किताबों में सारी बातें वो लिखी हुई हैं जो 5वीं क्लास में तो अच्छी लगती हैं, वो FCPS पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती ना ही वो। आप अगर इस तरह से आप बताओगे आपको फेल कर देंगे वो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना, इसको थोड़ा सा ट्रिम करके। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। आप ये कहें कि एक इस तरह आप हर में ले आए। COPD है, क्या है जी COPD एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एयरवे की डिस्टॉर्शन होनी शुरू हो जाती है, या वो एम्फाइसेमेटिक होती है या वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के फॉर्म में होती है। और रिजल्टिंग क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शंस होते हैं, क्या रिजल्ट क्या आता है, हाइपोक्सिया होता है, सिक्रीशंस होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट रिस्पिरेटरी फेलियर में जाता है। यही आंसर है। और इसमें क्या, म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पैथोलॉजी बढ़ती जा रही है, या वो अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सेज वाला प्रॉब्लम है, या वो स्मोकिंग वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो ये अब 20 अभी यही काम करने का है। अब आदिल आपने कहा है ना कि आप थिंकिंग प्रोसेस नहीं बदल सकते, तो ना बदलो भाई। आप किताब खोलो और हर सिस्टम के अंदर से 5-5 डिजीजेस निकालो, और उसकी इस तरह की पंजाबी जबान में या सिंधी जबान में या सराइकी जबान में डेफिनेशन बना लो, जो आपको कोई भी पूछे मिडाजोलैम देने के बाद भी आप बता सकते हो। ये होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सर देखिए मैंने सर तो आपके विक्रांत लेक्चर पहले सुने, तो मेरी तो अच्छी थिंकिंग है इस बारे में। मैं तो सारों के रिप्रेजेंटेटिव सोच के ना इस तरह पूछ रहा हूँ हाँ कि उनके नहीं आप सही कह रहे हो। मैं नहीं आपकी वो बात का आपने आपका ठीक, हाँ मैं आपकी पॉइंट ऑफ ठीक व्यू समझ क्वेश्चन है रहा हूँ आपका। आदिल। ये तो मैं आपसे लाड कर रहा हूँ। मैं मुझे पता है यू आर अ गुड स्टूडेंट। आपके तो कान के, अगर आपका जवाब गलत होगा तो तुम्हारी तो मैं कनाडा की फ्लाइट लेके आ जाऊंगा, मैं फिक्र ना करो। ठीक है, तुम्हारी कैटेगरी डिफरेंट है, मैं तुम्हें तो कुछ ये निशान पहले भी बताते होते हैं ना इसीलिए कि वाइवा जो है वो सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आपकी प्रेजेंटेशन का टेस्ट है कि आपको कमांड कितनी है। अगर आप देखो कॉन्फिडेंटली एक चीज आसान अल्फाज में बताना शुरू करेंगे ना, तो दैट एग्जामिनर के ऊपर ये इंप्रेशन जाता है कि जी ही नोज द स्टफ सो डीप कि वो आसान अल्फाज में बता सकता है। अब लगी बंदी अगर डेफिनेशन और वहां से वो ग्लूटामेट और वहां से ग्लाइसिन वगैरह करना शुरू करेंगे तो वो ऐसा उनको लगेगा करो, भाई ये रटा है। आप लोग सब ऐसा करो कि मैं आप कहोगे कि मैं कुरान पाक भी पढ़ा रहा होता हूँ और मैं आपको 3 इडियट देखने को कह रहा हूँ। सब लोग बैठ के 3 इडियट देखो पहले। ठीक है, जो आमिर खान अपने टीचर को जलील करता है ना, वो आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपका है तो एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेगा। ठीक है, तो आई एम गेटिंग लेट। मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा आप लोग जब देखो, अब आप फाइनल वर्डिक्ट क्या निकला है ये प्लीज आप देख लो फाइल। ये इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आपने कोई भी आंसर किस तरह से करना है। या आप इसको अच्छी, ये प्रिंट, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रिंट आउट निकालो और हर सर्जरी के अंदर आप इसको फिट करो, हर डिजीज के अंदर इसको आप फिट करो। ये मैंने बहुत ही फजूल किस्म का ये निमोनिक बनाया है, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कि हर पेशेंट को आपने एवेलुएट करना है हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन की बेस पे, और आपने निकालना है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करके रिस्क फैक्टर्स निकालने हैं हर सिस्टम से रिलेटेड। कार्डिक रिस्क फैक्टर, रीनल रिस्क फैक्टर, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर, एस्पिरेशन का रिस्क, पीयूएनबी का रिस्क, एयरवे मैनेजमेंट। तो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जो कॉमन डिजीज है, क्योंकि देखो हर वाइवे में ब्लड में से एक जरूर आएगा आपका, चाहे वो सिकल सेल डिजीज हो, चाहे वो थैलेसीमिया हो, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो इस तरह 5-6, तो आप उनको पहले से एंटिसिपेट करो। ठीक है, हर वाइवे के अंदर पीडियाट्रिक पेशेंट आना है, एल्डरली पेशेंट आना है, न्यूनेट आना है, स्मोकर आना है, अल्कोहलिक आना है, कहीं ना कहीं घूम फिर के, तो आप उनको पहले से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो वो आपको, ताकि आपकी सेकंड नेचर बन जाए और ये 20 दिन में आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ना। अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करें, लेकिन कम से कम जितनी जो चीजें आपके पास मौजूद प्रेजेंटेशन हैं, जो सीखें, जी सीक्वेंस सीख लें, प्रेजेंट करना सीक्वेंस सीख लें। सीखें, हाँ ठीक सीक्वेंस है, ऑफ प्रेजेंट। तो अब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जो लिंक में मैं, सॉरी, जो ग्रुप में मैं सिनेरियोज भेजूं तो बगैर शर्माए हुए रिकॉर्डिंग करके भेजें। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका आंसर फाइन ट्यून होगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ओके सर। बगैर झिझक के, इंशाल्लाह अब अगले चंद दिन अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं इसकी एक क्विक रिवीजन कर दूंगा। अगर आप लोग नहीं इंटरेस्ट लेंगे तो क्या, वो सऊदी अरब में कहते हैं खल्ली वल्ली। ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आप लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा के फेसबुक पे नहीं लगानी कि मैंने जो है वो बेहतरीन किस्म का सेशन करवाया है, तस्वीरें खिंचवाई हैं, लाल लाल टाई पहन के फेसबुक पे तस्वीरें में लगाऊं। आई डोंट वांट इट। ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए, ना मेरा और कोई इंटरेस्ट है। मैं तो आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं फिर करूँगा, अपने आप को रिस्पेक्ट करें। अगर आप इस वक्त अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अपने अंदर से मैं तो गरीब, मैं तो मिस्कीन वाली रूह निकाल दे
कॉन्सेंट्रेट, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी वाइवे में किस्मत होती है, किसी की किस्मत अच्छी होगी तो फर्स्ट टाइम में पास हो जाएगा, किसी की नहीं होगी तो दूसरी दफा में पास हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनमें से बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं, आप इसमें यूट्यूब के उस पे जो है ना, ये इसकी प्लेलिस्ट को देखें। स्पेशली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये ज़रूर देखें, ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, रिस्क बेस्ड असेसमेंट, इसमें आपका लॉन्ग केस भी कवर हो जाएगा, टेबल वाइवे के अंदर भी बातें हो जाएंगी। एक ये ज़रूर देखें हाउ टू स्टडी, इसमें स्पेशली जो चंद आखिरी हैं वो बहुत अच्छी हैं, बाकी सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। इसमें आप ये सुने, थोड़ा सा टाइम निकालें, इसकी स्पीड बढ़ा लें, इसकी स्पीड बढ़ा के सुने, और फिर इंशाल्लाह जो भी टॉपिक आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, लॉन्ग केस के हिसाब से, टेबल वाइवे के हिसाब से, जिस हिसाब से मर्जी, जस्ट कम्युनिकेट विद मी एंड आई विल डू इट एज मच एज पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, किसी ने मुझसे ये फरमाइश की थी कि सर आप इंग्लिश में के बजाय आप उर्दू जबान में करें तो अब मैंने आज बाकी वो बेचारे जो, क्योंकि कुछ मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो अफ्रीकन और एक दो और लोग हैं जो कि जाहिर बात है उनकी वजह से मैंने ये किया था कि जो अगर वो रेगुलर मेरे साथ आना चाहता है तो फिर मैं उसको मौका तो दूं ना। और वैसे भी एक तरह से इंग्लिश का एक तरह से फायदा है कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस, आप अपने आप वाइवे को में ज्यादा ज्यादा सर इंग्लिश में बोलना पड़ता है, इसलिए बेहतर है इंग्लिश वाला। सर मतलब मैंने भी नहीं, नोटिस किया आपका भी लेक्चर जो है वो पहले बिल्कुल उर्दू से ट्रांसफॉर्म होके ना स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्लीटली इंग्लिश के अंदर आ गए। हाँ नहीं वो वो जाहिर बात फॉरेनर्स है की कि वजह देखो से किया है। वो फॉरेनर्स की वजह से किए हैं, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप कैचमेंट एरिया मेरा, देखो मैं कोई आपको पता है ये लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन देने जरूरत नहीं है, मैं फिर भी दे देता हूँ। ये मोनेटाइजेशन के लिए ना मेरे से वेरिफिकेशन कोड मांग रहे थे, वो मुझे नहीं, ना तो मुझे वो वेरिफिकेशन कोड मिला, ना वो मुझे हो सके, ना मेरी जरूरत है। ये मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि अगर इसमें से कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं कल को कोई इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज तक तो मुझे इसमें से पैसे तो कोई नहीं मिले, और बल्कि मेरे ये जो सारे ये जो आर्टिकल्स के जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये ऑल पेड, ये फ्री में नहीं है। ठीक है, ये वाले आर्टिकल्स का है, ये भी तो मैं फिट ही नहीं कर सका हूँ, ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये अभी तक मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं इनको फिट कर सकूँ। ये पेड है, इसकी मेरे ख्याल 1000 रियाल इसकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, 1000 रियाल। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये, लेकिन अगर आप लोगों ने उसके बाद पढ़नी इनाम दानिश है तो मुझे 5वीं मंजिल से नीचे छलांग मार देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का अगर आप लोगों की अप्रोच वही रहनी है। ठीक है, तो एनीवेज थैंक्स अ लॉट, और इंशाल्लाह फिर दोबारा करते हैं। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग एक एक यूनिट को पकड़ लें और उस यूनिट से रिलेटेड चीजों को उस पूरे दिन में सुबह से लेके शाम तक हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो कोई एक लीड ले ले, आप ले लो, आदिल लीड ले लो, जीशान को मैं उस ग्रुप में ऐड करता हूँ, जीशान भी थोड़ी सी टाइम दे देगा, जमील को भी ऐड करता हूँ, जमील भी अगले चंद दिन जितना आपको जमील टाइम मिले, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, यूनिट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और सर मैंने एक इंशाल्लाह टाइम टेबल बनाया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो आप ग्रुप में ये आपको कुछ मैं ऐड करता हूँ, आप उस जूनियर्स ग्रुप हैं में मेरे, शेयर उनके लिए। ठीक हाँ ठीक है, चलो ओके उसके भाई। मुताबिक देख लो। और सबसे मैं आखिरी रिक्वेस्ट फिर वही करूंगा, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने ऊपर भरोसा करें, आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। आमीन सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज।